Woof woof and namaste. This is Hill Dog and welcome to Kana Cast, a series of conversations with visitors and residents of Kana Shantivanam, the International Centre for Heartfulness near Hyderabad in Telangana, India. आज मैं बात कर रहा हूँ सतीश चंद तिवारी जी से। तिवारी जी एक लाइफ लॉन्ग रिसर्चर रहे हैं और टैक्सोनमिस्ट रहे हैं। वो कान्हा शांतिवनम में मस्कीटो कंट्रोल प्रोजेक्ट को हेड करते हैं और वो हार्टफुलनेस ट्रेनर भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि हार्टफुलनेस एक ध्यान करने की विधि है, मेडिटेशन करने की विधि है जो मुफ्त में सबको सिखाई जाती है। इस विधि को पहले सहज मार्ग के नाम से जाना जाता था। ध्यान करने का ये तरीका बहुत पुराना है, लेकिन बीच में इसका ज्ञान लुप्त हो गया था। फतेहगढ़ के लालाजी महाराज ने 19वीं सदी के अंत में इसे फिर से खोजा। लालाजी की महासमाधि के बाद शाहजहाँपुर के बाबूजी ने लोगों को इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके बाद चारी जी यानी चेन्नई के पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी मार्गदर्शक बने और अब दाजी इसके मार्गदर्शक हैं। हार्टफुलनेस ध्यान के सेशन को अक्सर सिटिंग कहा जाता है और हार्टफुलनेस ट्रेनर को प्रिसेप्टर भी कहा जाता है। हार्टफुलनेस का एक सेंटर उत्तराखंड के सतखोल गांव में भी है। तिवारी जी इस सेंटर के मैनेजर भी रह चुके हैं और प्यार से हम उन्हें सत्ता कहते हैं। चलिए, तो नमस्कार सद्दा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कान्हा स्टूडियो में आए। आपने समय निकाला, अपना कीमती समय हमारे साथ थोड़ी बातचीत करने को। नहीं, इट्स प्लेजर। और हमारी एसोसिएशन तो बहुत पुरानी है, हम दोनों पहाड़ से हैं। आपका ओरिजिनल गांव कौन सा हुआ सद्दा? प्रॉपर अल्मोड़ा। प्रॉपर अल्मोड़ा, खास अल्मोड़ा के, मतलब शहर की? हाँ, शहरी म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हैं। अच्छा, तो आप अल्मोड़ा के हुए, मैं नैनीताल का हूँ। और हमारा एसोसिएशन तो सतखोल में बहुत रहा, आप सतखोल के मैनेजर भी रहे। मुझे एक वाकया याद है, जब कोई वर्कशॉप हो रही थी, कोई फॉरेनर्स आए हुए थे और शाम को कम ही लोग थे, मेरे ख्याल में 50 लोग थे। उन्होंने कहा कि तो कुछ गाना वाना करेंगे, तो हम दोनों बेड़ू पाको गा के हम नाचे थे उसमें। यस, रिमेम्बर। तो सद्दा, आप अल्मोड़ा में ही बड़े हुए, तो बचपन में आपको कुछ अध्यात्म की तरफ रुझाव था, या जैसे हम सब लोग पूजा पाठ तो घर में होता ही है, उसी तरीके का था, या कुछ खास रुझाव आपको बचपन में था? नहीं, रुझाव आध्यात्मिकता के बारे में तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो मंदिर और पूजा पाठ, इससे कुछ मेरा मतलब एक टाइप का रिपल्सन था, एक टाइप का मतलब। और मेरे पिताजी का भी उसमें सही हो गया, वो भी ज़्यादा नहीं मानते थे। और जब फिर मैं क्लास 10th में गया, तो जब मैंने संत कबीर, तो हमारे आपने जब वहाँ तो कबीर सूर तुलसी में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता था हिंदी में पढ़ने। तो एक कवि को आप ठीक कर लो तो आपके मार्क्स आने के चांस कम से 30% मार्क के चांस रहते। तो मुझे कबीर बहुत अच्छा लगते थे, मतलब उनकी बातें बिल्कुल जो तब कहीं 13वीं सदी में 12वीं सदी में बात कही है, वो अभी भी सही है। इस ढंग से बहुत अच्छी लगती थी। और मंदिर से कोई ज़्यादा ऐसे अटैचमेंट नहीं था। हालांकि पहाड़ में तो बहुत होता है। हाँ, हमारे घर में तो बिना पहले शाम को हाथ धो के पैर धो के आओ, आरती करो। दादी ने जब तक आरती करो तब अंदर प्रवेश ही नहीं होता था। हम तो इसलिए जाते थे कि प्रसाद मिलता था। नहीं, उसके बाद एक टुकड़ा कुछ न कुछ स्वीट मिलती थी। खैर वो तो रिचुअल ही था, मतलब, लेकिन कोई सा लगाव नहीं था। लेकिन जब साइंस ग्रेजुएशन में आया, तो फिर जब डार्विन की थ्योरी पढ़ी, तो फिर तो मुझे सब पौका पंडित लगने लगे सारे। मैंने कहा, मैं ये कहता था लोगों से, भैया देखो, हम सिंगल सेल एनिमल हैं और उससे इवॉल्व हुए हैं, मल्टी सेलुलर बने, इन्वर्टिब्रेट बने, वर्टिब्रेट बने, चिड़िया बने, मंकी बने, चिंपांजी बने, आदमी बन गए। इसमें कहीं पर देखिए कोई रोल है भगवान का या गॉड, कहीं रोल है ही नहीं। तो क्यों बीच में फंसाते हो भगवान, मंदिर बनाते हो और गुरु बनाते हो, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। ये मेरे दिमाग में बहुत जड़ गई थी, मतलब। फिर और घर में आपने ये बात किसी से करी तो मतलब घर में लोगों ने अपोज नहीं किया आपको? घर में तो मेरे भाई बहन तो खैर पहले ही कहते थे ये तो है ही, ये तो मानता कुछ नहीं, वैसे भी मानते नहीं है। लेकिन सपोर्ट मुझे पिताजी का था।
मेरे फादर भी इसके बड़े खिलाफ थे। भले ही वो गायत्री मतलब ये जिसे कहते हैं संध्या गायत्री पूजा जरूर एक बार करते थे, नॉट इन टेम्पल, समवेयर सिटिंग ऑन द बेड और समवेयर, मतलब मूर्ति ना 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 बिल्कुल ही खिलाफ थे उसके। तो उसकी वजह से मेरा भी मनोबल जरा फेस करने का था, मैं भी बोल देता था। उस पीढ़ी में बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि उस पीढ़ी आपके फादर की पीढ़ी में तो बहुत ही सब लोग मंदिर से जुड़े हुए रहते थे, तो उनको भी बड़ा ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। बहुत बड़ा, स्पेशली वो जो पहाड़ में तो वो नहीं होता जागर वाला किस्सा, बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो वो तो घर में रहते नहीं थे, तुम लगा लो, मैं तो गया बाहर से हूँ, ही नेवर अटेंडेड दिस, ही वाज वेरी मच अगेंस्ट दिस। तो इसलिए वो ज़रा मुझे सपोर्ट था, इसलिए फिर घर से बाहर आ गए। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद बाहर आ गया था, मैंने पीजी जो है बम्बई से किया, तो फिर तो बाहर कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे आगे ये था। करेक्ट। फिर तो लेकिन कबीरदास जी का बहुत मुझे वो है। ये स्कूल में आपने कबीरदास जी को पढ़ा? हाँ, बहुत, मतलब इट टचेज द, उसमें तो हार्ड को हम समझते ही नहीं थे, इट टचेज माई ब्रेन कहना चाहिए। उसमें दिल की बात तो कौन जानते ही नहीं था, अब तो यहाँ आके सुना। अच्छा, आपने अभी जागर की बात कही, जैसे मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं भी पहाड़ का हूँ कि जागर क्या होती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या जागर क्या होती है, पहाड़ में क्या प्रथा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे भी ज़्यादा नहीं है, जनरली क्या है कि कोई ऐसे पंडित या ऐसे कुछ जिसे कहते हैं वो पुजारी जिसे कहते हैं, जिनके बदन में कहते हैं थोड़ी देर के लिए ईश्वर आता है और वो कुछ ऐसा बकबक बोलते हैं, और उनके जो सवाल पूछो तो उसका उत्तर देते हैं वो। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि कुछ ही देर के लिए होता है ये। लेकिन ट्रेडिशन क्या है वहाँ पर, किसी की फैमिली में कुछ हो गया, किसी मतलब जनरली दे टॉक अबाउट द पास्ट लाइफ, पास्ट में फला फला था, उसकी वजह से उनको तुमने ठीक से नहीं किया, उसका दोष तुम्हें लग रहा है और तुम्हें इसका निवारण करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, कई जगह की कई मतलब उनकी रिचुअल करनी होगी, और वो चीज़ वो उसमें बताता है। और उसमें कई में तो जागर कहीं 1 दिन का होता है, कहीं 3 दिन का, कहीं 7 दिन का, अलग अलग भगवान अलग अलग आते हैं। हाँ, देवता होते हैं, देवी देवता होते हैं, और वो अलग अलग बात बताते हैं, और फिर उस घर में शांति हो जाती है। ये एक कॉमन पोजेशन टाइप का हुआ ना, हाँ। जो मैंने देखा है कि एक पोजेस्ड से हो जाते हैं बस उस समय के लिए, और उनसे सवाल भी करते हैं। हाँ। बल्कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, अगर जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, हाँ, खेती बाड़ी में नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी जागर लगा लेते हैं। स्वास्थ्य का बहुत, मेनली स्वास्थ्य का। हाँ, ये घर में कोई बीमार कंटिन्यूसली, इसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, इस किस्म की मान्यताएं हैं, कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो वो कुछ ढंग से, अब क्या कहें उसको, सही कहें या गलत। बहुत कुछ लोगों को बहुत विश्वास है कि नहीं भैया जागर लगाया हमारे सब कुछ सही हो गया, ऐसा कहते हैं। अब ये हमारे पिताजी तो बहुत ही उसके खिलाफ थे, बहुत ही खिलाफ थे। हमारे घर में भी ये किस्से हुए हैं, हमारे चाचा जी के उसमें स्वयं में मैंने खुद देखा है। हमारे चाचा जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे। मैंने पिताजी के सब छोटे भाई, उनको सडनली एक दिन बैठे बैठे कुछ हो गया, वो धर धर काँपने लगे। तो बाद में फिर कोई दूसरे पुजारी आया, उन्होंने कहा नहीं भी इनमें तो कुछ भोलानाथ या पता नहीं कुछ आ गया है। फिर वो उनको कुछ हिदायत दी गई, तो फिर वो बताया गया तुम्हारे परिवार में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये कर दो, वो कर दो, कुछ किया मतलब मैं तो कॉलेज में आ गया था, मुझे पता नहीं। तो बचपन आपका पूरा अल्मोड़ा में ही बीता? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन तक वहीं किया। ग्रेजुएशन, तो ये कौन से साल थे आपका ग्रेजुएशन, कौन सा साल था? ये 70 में। 70 में। तो मैं अपने ही जीवन में देखता हूँ, मैं तो 78 में जन्मा हूँ, लेकिन अपने जीवन में देखता हूँ कि नैनीताल जो उस समय का था जब मैं 6-7 साल का था, और नैनीताल जो अब है, बहुत फ़र्क है। तो उस समय का अल्मोड़ा कैसा था? बहुत बढ़िया था साहब। अभी भी मुझे अभी भी थोड़ा बड़ा अटैचमेंट है, लेकिन अब जब जाता हूँ ना बड़ा दुख होता है देख के। बहुत सिंपल था, और खेलने का बहुत शौक़ था, मतलब वहाँ पर 3-4 ग्राउंड थे, और सिंपलिसिटी, और जो कहता नहीं, जो परिवार को छोड़िए, जो
रिलेशन से आसपास पड़ोस में जिसे कहते हैं ना, वो बड़ी गजब की चीज़ थी। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम अपने घर से लोगों से उतना नहीं, जितने पड़ोस के चाचा हैं या कोई हैं ऐसे जो कि दूर के रिश्तेदार, तो अब हम बताओ रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हम उनको चाचा ही कहते थे, लेकिन उनसे भी इतना, उनका भी इतना रेस्पेक्ट और आदर, या उनका मतलब एक टाइप का भाई जिसे कहते हैं, चाचा ने देख लिया तो क्या कहेंगे। मतलब एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, मैं एक छोटे से वहाँ तो चाय, उस ज़माने में तो चाय होती थी कॉलेज से नहीं, मैं बीएससी पार्ट 1 में था, मुझे याद है, बगल में भुवंदा खिमदा कहते हैं, उनकी दुकान में चाय पीने के लिए मेरे एक दोस्त ने कहा, हम चाय का मतलब एक चाय के 2 टुकड़े करते थे स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा। मैं चाय पी रहा था तो सामने के चाचा आ गए हमारे पड़ोस, मैं बेंच के नीचे बैठ गया कहेंगे अरे भाई देखो ये तो होटल में चाय पी रहा है। मतलब ऐसा था। आजकल सिगरेट विगरेट पीना तो बहुत ही बड़ी बात है, शराब पीना तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन चाय पीना भी होटल में जो है अच्छा नहीं माना जाता था उस जमाने में। पता नहीं हमारे इतना घर पे ही सब कुछ करना है, ऐसा था। वो सिंप्लिसिटी थी। कॉलेज में जाओ पैदल ही जाते थे, कभी रिक्शा नहीं, और वो सिंप्लिसिटी अब गायब हो गई है, और वो रिलेशनशिप भी गायब हो गए हैं। बच्चे अब कोई उनको किसी की परवाह नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे जो भाई भतीजे हैं, हार्डली बॉदर अबाउट नेबर्स, अपना ही अब सब कुछ है। मतलब जिसे कहते हैं एक साइड ऑफ, क्या कहते हैं आजकल फैमिली जो है, जिसे कहते हैं टिपिकल फैमिली, और ऐसी फैमिली हो गई है। वो ऐसा ही पहाड़ में भी होने लगा है। पहाड़ में ऐसा नहीं था पहले, और छोटा भी शहर होगा। मतलब सब लोग एक दूसरे को जानते होंगे उस टाइम पे। हर एक चीज़, कोई भी शादी होती है, ब्याह होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, सब कंबाइन होता था, सब एक दूसरे से मतलब मिलके होते थे। कभी लड़की की शादी में तो हम कभी खाना भी नहीं खाते थे, मतलब हमारी दादी तो खाना भी नहीं, मतलब सारा काम करते थे, सब कुछ फिजिकल होता था। गेट बनाने से लेकर स्वागतम का गेट बनाना, बर्तन धोना, घर वाले ही करते थे, सब घर वाले। टेंट हाउस तो नहीं, कोई सवाल ही नहीं था। ये सब चीज़ गायब हो गई है, बिल्कुल गांव में तक चली गई है। गांव में भी अब टेंट हाउस लगते हैं। और मैंने देखा है पहाड़ों में भी वो डीजे भी बजता है हर शादी में। और पहाड़ में तो हमारी वादियाँ ऐसी होती हैं कि एक दूर घर में डीजे अगर बज रहा हो तो पूरी वादी में आपको शांति भंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो शांति थी पहाड़ों की, वो चीज़ गायब हो गई है, गायब हो गई। मंदिरों में जाते थे हम लोग, हाँ, एज ए पिकनिक। शाही देवी जा रहे हैं पैदल, जी, कुछ वहीं जंगल में खिचड़ी बनाएंगे। शाही देवी तो वहाँ से हुआ कितने किलोमीटर हुआ? लगभग 15-20 किलोमीटर होता था। हाँ, तो पूरे दिन का ही एक, हाँ, पूरा सुबह जाते थे, शाम को मुक्तेश्वर गए हम वहाँ से, अल्मोड़ा से मुझे अच्छी तरह याद है। पाँव सूज गए थे मेरे। सुबह गए थे, शाम को आ गए थे। अरे वाह। हाँ, तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। आजकल टीवी रेडियो ऐसा कुछ नहीं था। अगर छुट्टी है तो पिकनिक बनाना, मतलब एक घर से तो एक परमिट मिल जाता था ना, मंदिर जा रहे हैं, एक साइड में परमिशन मिलती थी, बस हो गया। रामलीला होती तो रामलीला देखने की परमिशन होती थी, रामलीला थोड़ी देखते थे। घर से रात को जाने का परमिशन होती नहीं थी। फिर बाजार घूमे। अरे वाह, ये सब चीज़ें कैसी अजीब सी लगती हैं क्या आजकल के बच्चों से कहना। जी, कुछ लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव हो गई है। जिन लोगों के पास खाने को नहीं था, आज मोटरसाइकिल, गाड़ियां हैं। तो एक पहलू वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ पतन भी हुआ है कुछ चीज़ों का। यस, ये बात बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में तो मुझे याद है साइकिल भी नहीं थी। मुझे एक साइकिल याद है, 1-2 साइकिलें थी। कभी कभी हम जुगाड़ करके उन साइकिलों में पीछे से बैठ के जाते थे। अब तो वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होती है पार्किंग ढूंढना अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की एक खास बात रही है कि अल्मोड़ा इज बहुत सी पर्सनैलिटीज़ को अट्रैक्ट किया है अल्मोड़ा ने। सांस्कृतिक सेंटर है और आध्यात्मिक सेंटर भी। स्वामी विवेकानंद भी वहाँ रहे, और वो आश्रम भी है, और उदय शंकर अकेडमी, उदय शंकर भी वहाँ आए, वहाँ बसे।
और हमारे जो बुनियाद के राइटर थे मनोहर श्याम जोशी, वो भी वहीं के। सुमित्रानंद पंत जी का बहुत आशीर्वाद है, वो कसानी में रहे लेकिन उनका बहुत अच्छा एसोसिएशन था। मतलब जीनियर्स और लॉरियर्स वहाँ पर काफ़ी थे, डिफेंस के बहुत अच्छे अच्छे टॉप ऑफिशियल्स, हमारे गवर्नर साहब वहीं के थे। अल्मोड़ा की एक खास बात वो भी थी कि वो तो शायद आपके ग्रेजुएशन के समय की बात होगी जब कसार देवी में ये फॉरेनर्स आने लगे खूब। हाँ, उस टाइम पे हुआ होगा ये बदलाव। हाँ, तब तक नहीं था। कसार देवी तो मतलब देवदार का एक जंगल था। अभी मैं गया, मैं पहचान ही नहीं पाया। मैं वहाँ तो होटल ही होटल है अब। हम पैदल जाते थे कसार देवी, मतलब हमारा बहुत ही छोटा ट्रिप जिसे कहते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी ट्रिप तो दूर जाना है ना। कसार देवी तो मतलब ये समझिए एक समझ का कुटकड़ी देवी, कसार देवी, ये छोटे छोटे होते थे जहाँ जाना है। मतलब पिकनिक का मतलब वही होता था। वो से कोई ईश्वर से कोई ऐसा मेजर तो नहीं लगता था कभी कभी इनमें भगवान हमें मुझे ये कर दे, पास कर दे, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन भैया पिकनिक जाना है तो घर से बड़ी तैयारी होती थी, बच्चे जाओ जी। तो फिर आप अल्मोड़ा से जब गए कॉलेज, बॉम्बे में करा आपने कॉलेज? वो बाद में किया मैंने, ऑलमोस्ट पहले दिल्ली आया। अच्छा। दिल्ली में कुछ रोजगार मिल गया, अच्छा। उसके बाद फिर तो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आप दिल्ली आ गए? आई गॉट। तो हाउ वाज दैट चेंज आपके लिए कि एकदम एक छोटे से शहर अल्मोड़ा से आप दिल्ली पहुंच गए? बहुत बहुत टेरिबल था। दिल्ली मेरे लिए बहुत ही सफोकेटिंग था। लेकिन दिल्ली अपने में दिल्ली थी उस टाइम की, मैं कह रहा हूँ। मुझे लगभग 6-8 महीने तो एडजस्ट कर में, स्पेशली जो दिल्ली की जो गर्मी है ना, लू वाली गर्मी, जी, वो मैं उसमें उसका शिकार भी रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो है फिर दिल्ली अच्छी लगने लगी बहुत प्यारी लगने लगी। मतलब इतनी फैसिलिटीज़ थी दिल्ली में, और वो लाल बसें थी, पता नहीं आजकल लोगों को मालूम भी नहीं है। हाँ, रेड लाइन सिटी बसें थी। नहीं, रेड लाइन तो अब चली। अच्छा, रेड लाइन तो मेरे टाइम में जब मैं कॉलेज में था तब सिटी बस होती थी लाल कलर की। अच्छा। 10 पैसे का टिकट होता था, मिनिमम 10 पैसे का टिकट होता था, मुझे याद है। अरे वाह। तो वो 1 रुपये का टिकट लो संडे को, तो पूरा दिल्ली घूम लो, कहाँ जहाँ जाना चाहो पूरा घूमते थे। फिर कैनॉट प्लेस में शाम को डिनर किया और घर वापस आते थे। मतलब ये बड़ा बैचलर के लिए रियली इट वाज ए हेवन एट द टाइम। बिल्कुल। लेकिन फिर वहाँ से सरकारी नौकरी, ऐसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी, कई ऐसी नौकरी थी, वहाँ से ट्रांसफ़र मेरा दक्षिण में हो गया। अच्छा। आई केम बैक 1975 टू साउथ इंडिया। अच्छा, किधर, वेयर इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया, फर्स्ट पौंडीचेरी। अच्छा। और आपका विषय क्या था? व्हाट वाज योर सब्जेक्ट? व्हाट वाज? जूलॉजी मेन थी मेरी। अच्छा। इसीलिए इसे जूलॉजी की वजह से उन्होंने मुझे ले लिया उसमें। और कौन सा डिपार्टमेंट हुआ ये? पहले तो मैंने हमारे एक WHO ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अच्छा। अब तो बहुत पॉपुलर हो गया ये कोविड की वजह से। बिल्कुल। ICMR ने वैक्सीन में बहुत बड़ा काम किया। हाँ। ये ICMR जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा, बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का, मतलब बायो साइंस का, इंडिया में मतलब प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है। किसी भी चीज़ के ड्रग के लिए आपको कोई अगर रिकॉग्निशन है, बिना ICMR के अप्रूवल के आप नहीं मिलता। कोई भी पेटेंटिंग हो सब ICMR की अप्रूवल होती है मेडिकल साइंस के लिए। तो इसके कई इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। मेरे ख्याल से हमारे टाइम तक 35 परमानेंट इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन में काम करते हैं। जैसे कोई TB का है तो चेन्नई में है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, वायरस का है तो वायरस रिसर्च सेंटर पुणे है, अगर एड्स का है तो एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई है। ऐसे कई डिसिप्लिन में जो हैं अलग अलग जगह पर पूरे इंस्टीट्यूट है, लेकिन हेडक्वार्टर दिल्ली है। अच्छा। जो एम्स के बगल में है। बिगिनिंग मैंने सुना है कि एम्स भी ICMR के अंदर में था। अच्छा। था, लेकिन बाद में एम्स को अलग से किया। पता नहीं कहाँ तक कहानी सुनी है, लेकिन बिल्कुल दोनों बिल्डिंग अटैच्ड है। मतलब एम्स की बाउंड्री, हमारी बाउंड्री एक ही है। अरे वाह। तो आप ICMR में दिल्ली रहे? ICMR हाँ, ICMR उसका WHO के साथ कोलैबोरेशन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही हमको लीड करती थी। 5 साल हमने समझिए WHO के साथ काम किया। और काम क्या था? व्हाट वाज काम था मॉस्किटो का। यात्रा वहीं से शुरू हुई। एक्चुअली बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट अगर होता वो इंस्टीट्यूट का इनिशियल था जेनेटिक कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। वाओ।
क्योंकि उस टाइम तो मेरे ख्याल में बड़े जानलेवा थी ना मस्कीटो डिजीजेस थी। और दूसरा ये ऐसा सब्जेक्ट था जो कि लोगों को जेनेटिक कंट्रोल, मतलब आप किसी से कहें कॉमन आदमी से भाई क्या हुआ, हम कहते थे मॉस्किटो की फैमिली प्लानिंग, ये कहते कॉमन आदमी कैसे समझाना होता था मतलब। लेकिन बहुत अच्छी उनकी थीम थी, लेकिन वो बहुत बड़ी कहानी है, कुछ पॉलिटिशियन ने इंटरफेयर किया और तो सक्सेसफुल नहीं रहा उनको जो है बैन कर दिया गया हमको। अरे बाप रे। बेसिकली हमारा एक्चुअली क्या था, हम थोड़ा सा मॉस्किटो में आपको बताऊं मतलब क्या होता है कि जी। आपको मेल और फीमेल होते हैं। जो मेल जो है बेचारे के पास कोई बाइटिंग और नहीं होता, ऑर्गन नहीं होते, वो सिर्फ सैप सकिंग ही होता है वो, उसके पास पियर्सिंग एंड बाइटिंग फीमेल में होता। तो क्या करते हो, हमने उनका टेक्निक क्या थी, मेल को स्टरलाइज कर दिया जाए। अच्छा, स्टरलाइज करके उनको हम फील्ड में रिलीज करेंगे, तो देन दे विल मीट द फील्ड, आई मीन मटेरियल फील्ड वाइल्ड फीमेल्स, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी स्टरलाइज्ड। ओके, ये था जेनेटिक कंट्रोल। सो दे पास द स्टेरिलाइजेशन ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। Yes, because when the mating takes place, the sperm get, I mean, when meet with the ovum, next generation become sterilized eggs. Okay. So So a sterilized male can still mate, but Yes. it will give birth to sterilized eggs. Yes. सो ये था कॉल जेनेटिक कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। इसको कई ढंग से, इसको केमिकल के द्वारा भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं और साइटोजेनेटिकली भी कर सकते हैं। तो हम केमिकल के द्वारा ही कर रहे थे। थाइटोपा एक केमिकल था, पेरोथाइटोपा, जो मॉस्किटो, लेकिन उसमें बात ये थी कि देखिए इतना आपको रिलीज करने के लिए पहले प्रोडक्शन चाहिए। सो हम नीली लैक्स के हिसाब से मॉस्किटो प्रोड्यूस करते थे लेबोरेटरीज में, और उसके बाद सेपरेशन होता था उसका मेल और फीमेल को, क्योंकि फीमेल तो बाहर रिलीज नहीं करेंगे, मेल को स्टरलाइज करके फिर रिलीज कर देते। तो ये जो है कुछ लोगों को अटपटा लगा, कुछ रिपोर्टर्स को कुछ हुआ, बड़ी कहानी हुई इसकी, बहुत लंबी है, आई विल नॉट टेक इट में। कुछ मतलब ये हमारे साइंटिस्ट जो थे वो सारे मेनली विदेश के थे, प्रोजेक्ट लीडर अमेरिकन थे। अच्छा, तो उन्हें लगा कि विदेशी इंटरफेरेंस है, कुछ है। अच्छा। तो उन्होंने हमको इनडायरेक्टली CIA एजेंट जैसा बना के मतलब इंस्टीट्यूट को बंद करा दिया। अरे बाप रे। एक दिन पूरा, मुझे याद है इंदिरा गांधी के टाइम पर पूरा एक दिन जो है पार्लियामेंट में मॉस्किटो पर ही वार्ताएं हुई। अच्छा, हाँ, कि उन्होंने कहा कि इसको अपोज करो, ये है वो है, करके बंद करा दिया। तो फिर आयुष्मान ने हमको ले लिया, उनका भैया यहाँ से गड़बड़ है तो इनको सुदूर दूर भेज दो, आराम से जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ भेज दिया जहाँ फाइलेरिसिस का प्रॉब्लम था, पौंडीचेरी, वो जो फाइलेरिसिस होता है ना, जैसे कहते हैं हाथी पाँव कहते हैं। अच्छा, एलिफेंटियासिस, हाँ, वो प्रॉब्लम वहाँ बड़ी सीवियर थी। और वो भी मस्कीटो बॉन्ड, हाँ, उसकी डिफरेंट साइंस है। तो उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की भी कॉल थी, क्योंकि आईसीएमआर जनरली क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको हैंडओवर कर देता है। ये आईसीएमआर, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। मतलब टेम्पररी होता है वो, 3 साल का, 2 साल का, ऐसा 5 साल का, प्रॉब्लम सॉल्व करके भी हैंडओवर, ये होता है आईसीएमआर का काम जनरली। वैसे कई परमानेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अपने इस्टेब्लिश होते हैं, ऐसा होता है। इस ढंग से हम पौंडीचेरी आ गए। पौंडीचेरी से फिर, पौंडीचेरी भी एक बहुत ही, उसमें बहुत बुरी हाल थी। इट वॉज वेरी बैड सिटी, आई मीन हाईली करम, मुझे कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, बड़ा हाई लेवल हाई लेवल पर था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर शराब बहुत सस्ती मिलती थी। फ्रेंच उसके नहीं, वो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से। अच्छा, तो एक्साइज ड्यूटी नहीं थी। हाँ, तो अगल बगल के लोग वहाँ पर शराब पीने आते थे। मतलब मुझे अच्छी तरह आधे साथ 2 रुपए की बियर मिलती थी, ऐसा इतना सस्ता था, 2 रुपये। तो ये भी था, और फिर उसके साथ फिर वुड वोमन एंड वाइन सब जुड़ गए, होटल्स लॉजेज उसी के थे। तो हमारे टाइम पे 1975 के एंड में मुझे याद है 2 छेदीलाल जी गवर्नर थे और एक DIG आए थे, मतलब पुलिस के हेड जो है वो आए थे। दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग थे कि इसको रिमूव करना है। उन्होंने ही बड़ा बड़ा डेंट डाला और पौंडीचेरी को साफ कर दिया। तब पौंडीचेरी का इवोल्यूशन, डेवलपमेंट हुआ। अभी तो पौंडीचेरी बहुत अच्छा है। वहाँ पर एक पार्ट पौंडीचेरी में एक बहुत ही थी, जो
हमारा उनका अरबिंदो का ना, हाँ हाँ हाँ, वो वाला पार्ट जो है फ्रेंच पार्ट है, Correct, नाली के इस पार इंडियन पार्ट था। अच्छा अच्छा वो अच्छा, पार्ट फ्रेंच लोगों ने बनाया, उनकी बढ़िया बिल्डिंग्स, सी बीच के किनारे, बिल्कुल, वो बहुत ही अलग था, वो अलग दुनिया थी, ये अलग दुनिया थी। ये सब काम इस दुनिया में होता था। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा। खैर बट आपका काम वहाँ भी मस्कीटो से जुड़ा हुआ? वहाँ से, क्योंकि फाइलेरियासिस वहाँ पर बहुत ही सीवियर था और हैवी मस्कीटो पॉपुलेशन। मतलब 2000 बाइट्स हमने रिकॉर्ड किया है पर नाइट। एक बाइट रिकॉर्डिंग, ह्यूमन बाइटिंग होते हैं, ह्यूमन बाइटिंग रिलेशन से कहते हैं, पर मैन बाइटिंग रेट होता है जो। सो पर मैन बाइटिंग रेट 2000 था, मतलब 2000 तो जाता था। बाप रे, ऐसा रेट, हाई रेट, मतलब बाप रे। तभी तो डिजीज इतनी ज़्यादा फैलती थी। जी जी, नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉस्किटो पॉपुलेशन कम है तो फाइलेरियासिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत ही चेक है नेचर की वजह से। और के बीमारी में क्या करता है कि वायरस जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें फाइलेरियासिस में ऐसा नहीं होता। फाइलेरियासिस में क्या होता है, वो मॉस्किटो फीमेल आती है, एक पंच करती है हमारी बॉडी को, और पंचिंग के टाइम में एक होल हो जाता है हमारी स्किन में। जब होल के साथ ही साथ वो वॉर्म जो है, फाइलेरिया वॉर्म जो है, मॉस्किटो रिलीज होके उस वॉर्म के थ्रू हमारे बॉडी में घुसता है। बड़ा बड़ा वॉर्म होता है वो, मतलब अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली होता है वो, लेकिन बड़ी से माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं उसे। इट एंटर्स लाइक दिस। सो उसमें डिफरेंट रोल है। तो मान लो जी ऐसे मैंने वहाँ देखा शुरू में, मैं समझा नहीं। बच्चों को हम तो पाउडर लगाते नहीं पहाड़ में, जनरली आम पिट में वगैरह लगाते हैं। वहाँ पाउडर, मतलब जैसे पाउडर की बोरी में बच्चे को डाल दिया है। अच्छा, पूरे ऐसे बॉडी लगाते थे। बाद में मैंने सोचा उसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि स्किन ड्राई रहेगी तो वार्म नहीं कर पाएगा ना, ह्यूमिडिटी रहेगी तो इसी में जो है फाइलेरियासिस ज़्यादा होता है। क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी रहेगी तो वार्म को सर्वाइव होने के लिए कुछ टाइम है ना। मॉस्किटो से बाहर निकल के बाहर आने में, इन्वायरमेंट के अंदर घुसने तक उसको कुछ इन्वायरमेंट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ह्यूमिडिटी में उसका बहुत रोल होता है। तो वहाँ भी क्या जेनेटिक कंट्रोल नहीं हुआ? ना, वो पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म। अच्छा। तो नए सिरे से शुरू हुआ। अच्छा, तो वहाँ मस्कीटो कंट्रोल किस हिसाब से फिर? वहाँ पर यही जो कन्वेंशनल फिजिकल कंट्रोल, सोर्स रिडक्शन, इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, प्लानिंग, सीवर मैंने कॉल सिविल में, और जो भी पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीज़ गड़बड़ थी। सब गड़बड़ थी। हर जगह पैसेज नहीं था और हाई ह्यूमिडिटी थी। सर्वाइवल रेट के लिए, मॉस्किटो के लिए, एक तो टेम्परेचर चाहिए 26 ±1 और 2, और दूसरा चाहिए ह्यूमिडिटी 70 to 80%। वो तो वहाँ पर बहुत सूटेबल थी। अब हमारे पहाड़ में नहीं हो सकता इतना, ह्यूमिडिटी इतनी होती नहीं है, टेम्परेचर माइनस में तक चले जाता है। तो ये सब चीज़ें सूटेबल थी उसके लिए, इसलिए थ्रू आउट द ईयर यू कैन हैव मॉस्किटो बाइट। So you have to control breeding ground, all sort of things. इसी फिजिकली उसको करना, फिर इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, दूसरा डिजीज़ को कंट्रोल करना, फिर उनको लोगों को जाके उनका ब्लड लेना, फिर उनको मेडिसिन देना ताकि ट्रीट करना। उसमें नाइट में जाना पड़ता था, क्योंकि फाइलेरिया वॉर्म की एक विशेष खास बात होती है, यू कैन नॉट कैच इन द डे टाइम्स, यू हैव टू टेक द ब्लड इन द नाइट। अच्छा, हाउ कम? बिकॉज दिस माइक्रोफाइलेरिया जिसके वो सर्कुलेशन होते हैं नाइट में ही। अच्छा, देखिए नेचर का रिलेशन देखिए कितना गजब का है, नाइट में ही वो रिलेशन होगा। और जो डिजीज फैलाता है जिसे वेक्टर कहते हैं, वो नाइट बाइटिंग मॉस्किटो होना चाहिए, वो डे बाइटिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे डे में आपने किसी को टेस्ट किया तो वर्म नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। ओह, बड़ा टफ होता था लोगों को जगाना, उठा के भैया आएंगे आपके घर में। एक्चुअली बेस्ट टाइम तो था मिडनाइट में, अच्छा रहता है, लेकिन जनरली 9 बजे के बाद बाहर आने लगता है, जब आदमी सोने के मूड में होता है। तो तब आने लगता है। दिस इज सो फैसिनेटिंग। अभी डे टाइम का भी होता है। हमारे अंडमान में काम किया है। अच्छा, वहाँ डायurnal फाइलेरियासिस है, इसको नॉक्टर्नल फाइलेरियासिस कहते हैं। वहाँ डायurnal है, वहाँ दूसरी प्रॉब्लम है, वहाँ डे टाइम में होता है।
अक्सर हम लोग को जो पता है वो मस्कीटो पता है, हमें कुछ ज़्यादा स्पीशीज़ या इसको शायद डेंगू की वजह से एडीज एजिप्टी लोगों को पता है कि वो थोड़ा पॉपुलर हो गया है क्योंकि न्यूज़ व्यूज़ में सुनते हैं. बट हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑफ मस्कीटोज? ओह, इन ओवर वर्ल्ड आई थिंक अराउंड 4,000 स्पीशीज. 4,000 स्पीशीज़. हमारे इंडिया में ही अराउंड 400 है, 380 90. 235 तो मैंने ही कलेक्ट किया है अपने हाथ से. वाह वाह. और हम लोग सोचते हैं कि बस वो मच्छर तो मच्छर ही हुआ. ना, वैरायटी. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है. यू नो, स्पीशीज़, एवरी स्पीशीज़ हैज़ एक पूरा वेब है नेचर का जो एक दूसरे पे निर्भर होता है. लेकिन कहीं मैं पढ़ रहा था कि मस्कीटो स्पीशीज़ does not serve any sort of useful purpose in the web of nature. But how far do you think it's true? मतलब ये कहना सही भी है या फिर हमें वो कनेक्शन अभी तक मिला नहीं है? हाँ, ये बात तो आपकी सही है. एग्जैक्टली साइंटिफिकली डिफाइन तो नहीं होता, लेकिन नेचर का कहीं ना कहीं रोल तो है ही. ऐसा तो बिना नेचर के से तो होता नहीं है. लेकिन जहाँ तक आपने कहा नेचर छेड़छाड़, इतना आपको मैं बता दूँ, ये कंसेप्ट जो है, मोर देन 97% मॉस्किटो दे आर जूफिलिक मॉस्किटो. दे लिव इन द फॉरेस्ट ओनली. Actually, so it's just 3% that lives in 2 to 3% they are become urbanized. मे बी एवोल्यूशन से हुए हैं. क्योंकि ये लोग पहले तो फॉरेस्ट ही था, यानी अब तो हमने फॉरेस्ट को इंटरफेयर किया तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने शायद अडॉप्ट किया है. जैसे एडिज इजिप्टाई है जो आपने नाम लिया, एक्चुअली ये हाईली एंथ्रोपोफिलिक है, ये बन गया है. मतलब हो सकता है तो मतलब एंथ्रोपोफिलिक मतलब ह्यूमन stays around humans. स्टेज अराउंड. इट लाइक्स ओनली ह्यूमन. अच्छा. इट डजंट लाइक मैन ईटर. इट डजंट लाइक. जनरली मॉस्किटो जूफिलिक होते हैं. हाँ. मॉस्किटो हमेशा दे डोंट लाइक एनिमल, दे लाइक एनिमल्स ओनली, नॉट अराउंड ह्यूमन. अभी आपने यहाँ पर कभी कभी देखा होगा एक्सपीरियंस सिटीज में, अब तो ज़्यादा होने लग गए हैं. बड़ा मच्छर होता है, सुबह सुबह काटता, सुबह या शाम को. जी. बिग मॉस्किटो, उसको आर्मी जरीस कहते हैं. यहाँ भी हमारे कान्हा में भी है. वो उसको आता ही नहीं काटना, मनुष्य को काटना. उसको जंगल को, क्योंकि उसकी प्रोपोसिस इतने, वो सीधे अंदर डाल देता है. हाँ. प्रोपोसिस जो, हाँ, आदमी की जो है, एनिमल की खाल जो बहुत मोटी होती है ना, तो उसको तो तब जाके ब्लड मिलता है जब इतना पूरी स्किन को पियर्स करके तभी. अब वो उसी सिद्धांत से हमें भी काटता है, लेकिन उसको ब्लड मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारे तो सर्विस में ही ब्लड वेन होती है ना. वो जैसे अनट्रेन्ड टेक्नीशियन नहीं होता जो आपका ब्लड टेस्ट करता है, उसकी वजह से पोक करते रहता है, तो इजीली यू कैन किल इट. सो सिली मॉस्किटो. हाईली पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहता है वो. Generally, mosquito do not like polluted. More than 90%, 98% mosquito, they live, I mean, good stagnated clean water, rain water, forest में रहते हैं. फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ मतलब वाटर स्टैग्नेट होता है, गुड क्लीन वाटर स्टैग्नेशन होता है, वहाँ उसी में रहते हैं वो लोग. तो अब पॉल्यूशन लोगों को में एक, मैं आपको बता दूँ, मुझे सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग है. लोग मॉस्किटो को हमेशा ड्रेन से समझते. Relation drain, mosquito drain. They think that mosquito only breeds drain. No, only hardly 1 or 2, 3 species are there which likes drain. Actually, they don't like drains. They like clean water with stagnation water. Second, लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, मुझे भी यहाँ पे उन कान्हा में लोग कह रहे थे, अरे भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पर तो, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है. लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ग्रीनरी से मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं. ये बिट मिसकंसेप्शन है. एक्चुअली उनको कैसा होता है कि उन्होंने कभी झाड़ियाँ या अपने गार्डन में टच किया होगा, तो लॉट ऑफ मॉस्किटो फ्लाइंग. एक्चुअली वो इनका रेस्ट हाउस है. मॉस्किटो क्या करती है, जब फीमेल ब्लड ले लेती है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग में भी अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है. सेम फिनोमिनन वहाँ भी लागू होता है. आफ्टर फीडिंग इट नीड्स रेस्ट. सो इट डजंट नीड एनी फूड. चाहे ह्यूमिडिटी चाहिए उसको, बस हो गया, वो कहीं कोने में छुप जाती है ह्यूमिड जगह में. उसके लिए बेस्ट जो है वही होता है, प्लांट्स में शेड रहता है, इवन सनलाइट में भी वो आराम से रहते हैं. तो इसलिए लोग कहते हैं वो ग्रीनरी में जो है अच्छा. दो बड़े ही रॉन्ग कंसेप्शन है मॉस्किटो के बारे में, कि मॉस्किटो ड्रेन में होता है और फॉरेस्ट में होता है, ग्रीन में होता है. जबकि
फॉरेस्ट में इतनी बढ़िया बढ़िया स्पीसीज़ है मॉस्किटोज़ की, अच्छे अच्छे स्पीसीज़। आपको मैंने जो भी मॉस्किटो की हायर स्पीसीज़ कलेक्ट किए हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर कलेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, अंडमान्स, सब इसी में से अच्छे अच्छे जो अभी रिमोट स्पीसीज थी वो सब फॉरेस्ट में होती है। अच्छा 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 अच्छा। एंड आपका स्पेशलाइजेशन कब हुआ मस्कीटोज में? हाँ, स्टडी टाइम पे तो जनरली हुआ, ये इन्वॉल्वमेंट हुआ एक्चुअली में। व्हेन आई वर्कड इन ICMR, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक कंट्रोल का बेस था, उसमें हमें ज़्यादा साइंस तो था नहीं क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना था। मेनली आई वाज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट। हम ट्रीट करते थे और एक टीम होती थी जो उसको रात को 2 बजे जाएंगी और रिलीज़ करेगी, मेनली इसमें था। लेकिन जब वहाँ से छूट के आए हम, देन वी इन्वॉल्व इन द डिजीज वेरियस, लाइक इन्वॉल्व इन द फाइलेरिसिस control program, then I worked in Salem in South India in malaria control program, then Japanese encephalitis एक होता है, आपको मालूम होगा, जिसे ब्रेन फीवर कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हुआ। फिर मैं लास्ट में जो मेरे फैग एंड ऑफ माई 20 years पास्ट इन सर्विस, आई इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमी बिकॉज सरप्राइजिंगली आई टेल यू, मॉस्किटो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, वो एक और मॉस्किटो फौना के बारे में रिकॉर्ड था, वो 1920s में डॉक्टर बरॉड एंड क्रिस्टोफर थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, उन्होंने जो बुक पब्लिश करी वही चल रही थी टिल 1990। उसके बाद कोई स्टडी, कोई रिविजन नहीं हो अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे डायरेक्टर ने कहा क्यों नहीं, ये अच्छा काम है, तो उस पर फिर मैंने ज़्यादा काम किया। अरे वाह। तो दिस कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो मतलब एक एक, जिसे कहते हैं, हमारे दोस्त मजाक बनाते थे कि तुम तो मस्किटो के बाल गिन रहा है, मतलब तो दैट इज वेरी हार्ड वर्क। आई मीन यू हैव टू आइडेंटिफाई स्पीशीज, सब स्पीशीज, वेरी मतलब माइन्यूट वर्क। यू कैन से सपोज समटाइम you can see structurally outside, you देखेंगे under the microscope also mosquito will be same, all characters same, but for that sometime you have to dissect the male genitalia or female genitalia, genital organ dissect करके तब distinguish कर सकते हैं कि female अलग species है। wow, so wow. That is really, that was very interesting science। वाह। तो एंड व्हाट प्लेसेस, आपने सेलम बताया, पौंडीचेरी बताया, आप अंडमान भी बता रहे थे कि अंडमान से मैं अंडमान में बहुत रियली यूनिक एक्सपीरियंस, बिकॉज टफ प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम वाज देयर लॉन्ग बैक, समथिंग somebody did in 50s, I think some of the scientists visit there, they said this is diarrhea there, means daytime filariasis they have recorded, but who is the playing role for this? That was not known। इसे साइंस में हम वेक्टर कहते हैं, जो ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को, ये मालूम नहीं था। बड़ी टफ प्रॉब्लम थी, और ये आइलैंड में था, नॉट इन द एक्चुअली अंडमान में। कहीं फिर लोग तो आप पोर्ट ब्लेयर जानते हैं। हाँ, करेक्ट। पोर्ट ब्लेयर तो एक आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ऐसा लगता है आपको अंडमान देखना है तो यू गो साउथ आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स। सो दीज आइलैंड्स आर where some islands were there, this problem was there। अच्छा अच्छा। and there was no port। I mean ऐसा नहीं, शिप में आप, हमें पोर्ट से जाना होता है, तो छोटी बोट लेके, हाँ छोटी बोट पहले उसमें उतरे। एक चौरा आइलैंड था, मुझे याद है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने पहले वहीं अपना रिसर्च शुरू करी थी। पेंटून कहते थे उसको। अब बड़ा मजे का, शायद आपने सुना नहीं होगा। वो एक समझिए 10x20x15x15 का एक वुडन बॉक्स होता था। अच्छा। वो फ्लोट करके एक बोट जो है उसको शोर से लाएगी और शिप तक लाएगी। अच्छा। और फिर हमें शिप से वो स्टेयर्स डाउन होंगे, शिप से फिर हमने उसमें जंप करना होगा, उस बॉक्स पे। वो बॉक्स ऐसे से हिलता है, इधर शिप भी हिलता है। तो हमने ऐसा कोइंसाइड करके ठीक टाइम पर उसको जंप करना, नहीं तो बीच में नीचे घुस जाओ। तो कभी कोई हादसा ऐसा हुआ? होता है, वो लोग ट्राइबल लोग बचा लेते हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग बड़े अच्छे स्विमर होते हैं, जाके बचा लेते हैं, सुना है मैंने, लेकिन हाँ। हम बचा लेते हैं, लेकिन बहुत डीप होता है क्योंकि शिप भी इतना नीचे जाता है। करेक्ट। शिप तो शोर की तरफ जा नहीं सकता। तो फिर उसमें बैठ के फिर हमको बोर्ड से जाके फिर हम आइलैंड में जाते थे, स्टडी करते थे। बड़ी फैसिनेटिंग स्टडी। और माय बेस्ट पेपर वाज देयर
विच वाज पब्लिश्ड इन ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में हमने पब्लिश किया था ये, कि हमने फाइंड आउट किया कौन उसका वेक्टर है करके आइडेंटिफाई किया। डे टाइम पब्लिश। वाओ। तो अंडमान में वो कुछ आइलैंड्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं जाते हैं, जहाँ ट्राइबल्स पसंद नहीं करते हैं आउटसाइड इंटरफेरेंस। आई थिंक सेंटिनल आइलैंड है ऐसा एक। तो वहाँ के ट्राइबल्स आपने एक्सपीरियंस कुछ करा उस टाइप का हॉस्टाइल रिएक्शन? नहीं, वो तो यार कहने की बात है, लेकिन जोहार हमारे टाइम पे जोहार आइलैंड थे, जोहार लोग थे, वो लोग ही ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऑलमोस्ट दे बिकम नाउ फेमिलराइज अर्बनाइज होते हैं, लेकिन उसमें है भी वो हैबिट्स ऐसी हैं। आई मीन कपड़े नहीं पहनना, जैसे फॉर एग्जांपल चौरा आइलैंड में, मतलब एक ढंग से कहे तो एक ढंग से मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कहो, मैंने ट्राई किया वहाँ पर, अगर शायद हम वहाँ पर करें तो दे आर वेरी प्योर। उनको कुछ मालूम नहीं है दुनिया के बारे में, कोई इंश्योरेंस मालूम नहीं है, फिक्स डिपॉजिट मालूम नहीं है, सेब क्या होता है कुछ मालूम नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और भगवान जो देता है छप्पर फाड़ के देता है, वो भी वहाँ पर एक उदाहरण है। वहाँ पर क्या है, किस लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए उनके पास सिर्फ खाना है, पीना है और डांस करना है, सो जाना है, कोई काम नहीं है। नारियल के पेड़ और नेचर से हैं, उन नारियल के तोड़ते हैं और शिप आता है 15-20 दिन में, जो भी है नारियल को छिल के वो होता है, उसके दाम उनको मिलते हैं। और उनके बदले में अब तो खैर और भी चीज़ मिलने लग गई उनको। एक्चुअल में दाल नमक वगैरह मिलता था, तेल वगैरह, बाकी वो सब है। उनके पास मुर्गियाँ हैं वहाँ पर, सुअर। उनका बिगेस्ट सज़ा किसी को देनी है तो सुअर सज़ा हुआ थी, मतलब अच्छा। हाँ, उसको पेनल्टी दी जाएगी क्योंकि बड़ा कॉस्टली बना जाता था। सुअर को भी क्या करेंगे, वो एक सुअर है तो उसको नीचे से फायर करके ऐसे काटेंगे, फिर उसको ब्लीड करेंगे, फिर ब्लड को पूरा अपने बॉडी में लगाएंगे और डांस करेंगे। और वो ताड़ी अपनी नारियल की पेड़ में चढ़ी, अपना वो दारू पिया, खूब डांस किया, ये उनकी ज़िंदगी थी। वो आसानी से मिल जाता था। और सुअर सज़ा मतलब जिसको सज़ा मिली उसको सुअर देना पड़ेगा? अच्छा, ऐसा रूल था वहाँ पर। अच्छा। तो वो सुअर मतलब कॉस्टली माना जाता था। और नारियल उनका बहुत ही, मतलब हम तो नारियल की गरी खाते हैं, वहाँ नारियल की गरी काट के वो अपनी मुर्गियों को देते थे। अच्छा। अब मैं एक नारियल बिता, नारियल भी बढ़िया होता था रूडी भाई, एक नारियल अपना खा लो ना, पूरा अपना ब्रेकफास्ट हो जाता था। अरे वाह। हाँ, और हमने कहा उसको भाषा में आती थी मलाई से कहते थे, अगर मलाई मांगो तो, क्योंकि वो तो मुर्गी को देते हैं। अच्छा, वो खाते थे। सुपारी होती थी वहाँ पर, सुपारी खाते थे वो लोग, और नारियल, और बस मुर्गी। और अब तो खैर अर्बनाइज हो गए हैं बहुत, निकोबार का आइलैंड बहुत अच्छे हो गए हैं। कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जिसमें कि अभी भी वो लोग ट्राइबल स्टाइल से रहते हैं, लेकिन है नहीं ट्राइबल। लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है उनकी, लेकिन अच्छे हैं, मतलब तो अच्छे ये लोग। कौन सा टाइम था जब आप थे अंडमान में? कौन सा साल होगा ये? इट वाज 91 ऐसा। अच्छा, 91, काफ़ी साल बाद। एंड अंडमान से फिर आप और कहाँ पहुँचे? फिर आसाम में काम किया। अच्छा। आसाम में भी कुछ प्रॉब्लम थी, इवन अप टू ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश तक भी, उसमें ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी स्टेट गवर्नमेंट की, उसको हम सॉल्व करने गए थे। वहाँ भी हमारा इंस्टीट्यूट है, डिब्रूगढ़ में हमारा इंस्टीट्यूट है। अच्छा। हम उनके साथ ही गए थे, क्योंकि हम वैसे तो जा नहीं सकते बिना बेस के। तो वहाँ पे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू मॉस्किटो फौना के बारे में और डिजीज़ के बारे में ही ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर एक मलेरिया जो था बड़ा हाई अमाउंट एंडेमिक एरिया था मलेरिया के। तो उसमें भी 2-3 मलेरिया के वेक्टर्स थे जो कि डिफरेंट थे, उसके बारे में रिसर्च थी वो। तो उस ढंग से वहाँ भी जाते थे और साथ में मच्छर भी कलेक्ट करते थे वेराइटीज़ के। अच्छा, दोनों काम करते थे। आपका टैक्सोनॉमी का काम चालू होता, दोनों साथ होते थे। तो कभी आपको ऐसी स्पीशीज़ भी टैक्सोनॉमी में मिली जो पहले कोई डिस्क्रिप्शन ना हो जिसका? हाँ, मैं खुद ही मैंने 4 स्पीशीज डिस्क्राइब करी है, नई स्पीशीज। अरे वाह। नेवर डिस्क्राइब्ड बिफोर? नो, दे हैव बीन। उसको पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था जैसे आपने
स्पीसीज मिली आपको, आपने देखा कि भैया तो कहीं लिटरेचर तो था ही नहीं, तो आपने देखा क्या नाम रखे, आपने बोला नैनीतालचेसिस या रूडाई नाम रख दिया। जी जी जी। तो बाद में जो है अभी जो है स्पेशली आफ्टर 70s बहुत काम किया। मॉस्किटो कैटलॉग है एक, आपको मालूम है, यू कैन फाइंड ऑल वर्ल्ड कैटलॉग्स मॉस्किटोस में, बिग कैटलॉग इज देयर। सो फिर साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने देखा कहाँ, अब जैसे मैं कह रहा हूँ रूडाई है या नैनीतालचेसिस है, दोनों अलग ही नहीं है, उनको दोनों सिनोनाइज किया, कहा। फिर उसमें जो पहला ऑथर था उस नाम को, उसको नाम को रिकॉग्नाइज किया, इसे कहते हैं रिसरेक्शन ऑफ द स्पीसीज कहते हैं इसको, क्योंकि जिसने पहले डिस्क्राइब किया था उसको मिलेगा, उसको श्रेय मिलेगा, उसको नाम उसका हो जाएगा। जैसे अच्छा। जैसे फाइलेरिया था, इसको नाम पहले क्यूरेक्स फैटिगिन था, लेकिन उससे पहले किसी ने से नहीं किया था उसका नाम, तो फिर उसको बदल गया, क्विंकिफेसिटिस हो गया। तो स्पीसीज तो वही रही, लेकिन नेम ये नोमेनक्लेचर में ऐसा बहुत चेंज हुआ, इसलिए कैटलॉग बना। तो आपको अगर नई स्पीसीज डिस्क्राइब करनी है तो आपको बहुत थॉरो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वो हम रेफरेंस सेंटर्स होते हैं, जैसे हमारा यूएसएनएम है, इसमें स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ सारे हमारे मॉस्किटो स्पीसीज प्री ब्रिटिश पीरियड जमा है, ब्रिटिश म्यूजियम में हमारे मॉस्किटो स्पीसीज जमा है। अरे हाँ, प्रिजर्व है। तो हमें फिर डिस्क्राइब करने के लिए अपने स्पेसिमेन, टाइप स्पेसिमेन वहाँ भेजने पड़ते हैं, और वो उसको सर्टिफाई करते हैं, यस इट इज़ ए न्यू स्पीसीज, तभी न्यू स्पीसीज बनती है। तो इसमें आपका नाम भी आया? हाँ। तो क्या है नाम उस स्पीशीज? मैंने एक तो हमने अगस्तिया हिल के पास, उसका मैंने अगस्तिया नाम रखा, हमारे ऋषि मुनि हैं जी जी तो जी। उनका नाम अगस्तिया रखा। एक पोर्टोनोवा जब पांडिचेरी के पास जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है ना, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है काम करना, स्मार्ट सी काम करना, गमबूट पहन के अंदर घुसना। तो इसमें बहुत उसका नाम मैंने पोर्टोनोवांसिस रखा। अच्छा। तो पोर्टोनोवा से पुराना नाम पोर्टोनोवा था उसका। एक हमारी डायरेक्टर जी जिन्होंने हमारा बहुत ही इंस्पिरेशन था, शी वॉज एक्चुअली बेसिकली ज्यूइश, लेकिन बॉम्बे में ही सेटल हो गई थी, इसराइली। तो उनके नाम मैंने, रूबन था उनका नाम, तो उनके नाम पर एक स्पीसीज रूबनाई रखी। तो ये हमारा डिसीजन होता है हम कैसे करें करके नाम दें। आपके नाम पे भी मैंने सुना एक स्पीशीज है। नहीं, मेरा काम करने पर स्पीसीज नहीं, मेरे काम करने पर जो हमारे टैक्सोनॉमिस्ट थे यूएस में, उन्होंने नाम ने मेरे जीनस मेरे नाम पर कर दिया। अच्छा, पूरा जीनस आपका? पूरा जीनस ही मेरे जीनस में लगभग 4-5 स्पीसीज है। अरे वाह! और क्या है ये जीनस? तिवारियस। अरे वाह, तिवारियस जीनस, वाह। So ये मतलब शायद वो इंडियन टैक्सोनॉमी में किसी के नाम का जीनस नहीं है। स्पीसीज बहुत नाम के। आप पायनियर हो एक तरीके से। कहना सही, पायनियर तो नहीं, पायनियर तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इतना लगा कि उन्होंने काम को रिकॉग्नाइज किया। मतलब डिस्क्राइब करना बहुत टफ काम है आजकल, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कैसे उनको मतलब स्ट्रक्चर को डिवाइड करना। जी जी जी, एक करके काम तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए अगर आप रेकमेंड करेंगे, ये मॉनेटरी इसमें रेम्यूनरेशन ठीक मिलता है क्या? ये इट्स अ गुड चॉइस फॉर पीपल एज अ करियर, टू चूज एज अ करियर? आप क्या कहोगे? देखिए, हर एक चीज़ अपने लाभ और हानि देखती है। बिल्कुल। अगर आपका रिलेशन मॉस्किटो फोना, मॉस्किटो की रिसर्च आप किसी डिजीज के साथ को रिलेट करते हैं, देन देयर इज अ गुड कैरियर। अदरवाइज अगर प्योर टैक्सोनॉमी को कहो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए ड्राई सब्जेक्ट, जस्ट लाइक हमारे स्पिरिचुअलिटी ड्राई सब्जेक्ट है, यानी ऐसे ही टैक्सोनॉमी ऑल्सो ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत ही लेबरसम है। मतलब समझिए, लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, एक लार्वल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कम से कम 10 और 15 लार्वी स्पेसिमेन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक सेगमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए उसमें 14 पेयर्स ऑफ सिटी होते हैं, एक सेगमेंट में 8 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। अब हर एक सिटी को काउंट करना पड़ेगा आपको, उसका रिलेशन कितना है, उसमें वेरिएशन कितना है। तो ये सब चीज़ें, फिर मेल जेनेटिलिया, फीमेल जेनेटिलिया, स्ट्रक्चर्स, आउटर स्ट्रक्चर्स, विंग्स, लेग्स,
all sort of variation key characters you have to find out how far it is different from others, why you are telling it is new. All sort of things are बहुत डिटेल, और डिटेल्स में जाना पड़ेगा. तो ये चीज ड्राई सब्जेक्ट है. आजकल के बच्चों को इतना पेशेंस नहीं है. लेकिन अगर डिजीज के साथ रिलेशन करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो कान्हा में एंट्रेंस हुआ वो डिजीज से, क्योंकि हाँ लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर डेंगू केसेस बहुत हाई केसेस थे एंड इट इज़ वेरी सीरियस डिजीज, आई मीन फेटल ऑल्सो. सो एंड इफ एट ऑल ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली. तो इस चक्कर में मैं मॉस्किटो में घुसा यहाँ पर. यहाँ पे मुझे 15-16 स्पीसीज मिली हैं. हमारे कान्हा में भी हमारे शायद मेरे ख्याल से मैंने काउंट नहीं किया, शायद 20 स्पीसीज हो गई हूँ. 20 स्पीशीज. तो मतलब रिलेशन ऐसा उसके साथ साथ ये भी आ गई. अब आप ढूंढ रहे हैं तो डिजीज वेक्टर को ढूंढ रहे हैं तो आपको दूसरे को भी देखना ही पड़ेगा. ये इसके साथ रिलेशन है. ऐसा है तो देयर इज अ गुड फ्यूचर, नो डाउट. जी 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 जी. अदरवाइज क्योंकि एंटोमोलॉजिस्ट मिलते नहीं हैं आप. हाँ, आई मीन इट्स यस, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा हो गया है कि लोगों को इंटरेस्ट कम है इसमें, और आईटी ने सब कुछ कर दिया. अब लोग आईटी को रिलेशन कर रहे हैं. मतलब अब डिजिटलाइजेशन ऑफ द मॉस्किटो स्पीसीज हो रही है. आप उसको की करेक्टर्स आपको डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं. आपको मैं तो बुक पढ़ के माइक्रोस्कोप देख के आजकल वो ऐसा बना रहे हैं कि आपको क्लिक करो और देखो ये करेक्टर है तो ये स्पीसीज है. अच्छा, जैसे प्लांट्स के साथ भी ऐप हो गया, गूगल लेंस, मतलब आपको इतनी चीजें बता देता है. ऐसा प्लांट स्पीशीज ऐसा हो रहा है. घंटा भर हुआ है सदा, आपको गला ठीक है? नहीं, तो मेरा कुछ ब्रेक ले सकते हैं. नहीं, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम मुझे आपको लग रहा है. नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ गला जाता है. नहीं, वो मेरा ये क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. मुंह सूख जाता है, पता नहीं क्या. अच्छा, सलाइवा लेव कम आता है. अच्छा, तो एक सेकंड में बैटरी भी बदल लेता हूँ. यस, तो प्लीज ब्रेक ले लेते हैं प्लीज. But it really needs dedication to do this kind of detailed work, you know, yes. because you really need to be dedicated to the work. Yes. क्योंकि इतना डिटेल है इसमें. मैं कभी कभी सोचता हूँ ये एक्चुअली दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन लर्न. वेस्ट से हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल हमें इंडियन ट्रेडिशन में इतनी डिटेल में डिस्क्राइब करना नेचुरल स्पीशीज़ को वहाँ भी है क्या? वैसे पोएट्री तो लिखी गई है अबाउट प्लांट्स, अबाउट बर्ड्स, बट ऐसा डिटेल के एवरी फेदर इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड. उसका कितना लेंथ होता है, क्या लेंथ होता है, क्या कलर होता है, किस सीज़न में क्या. बर्ड्स में अगर आप जाएँ एंड सेम चीज़ आप मस्कीटो में वो एग्जैक्ट जेनेटेलिया वो सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं. In Indian tradition, or I could say even in Eastern tradition, इतना लेवल ऑफ डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन शायद नहीं है. ये वेस्ट से शायद हमें मिला है. हाँ, और तो बर्ड्स के बारे में तो आपको ज़्यादा मालूम है. वैसे मैंने भी BNSS में काम किया, लेकिन हमारे सालिम अली थे, उन्होंने तो वही. लेकिन देखिए आप एनिमल में भी, वाइल्ड एनिमल का भी देखिए डिस्क्रिप्शन आपको बाय द पॉज ऑफ साइज ऑफ द पॉज दे कैन आइडेंटिफाई द एज ऑफ नॉट. तो करेक्ट. ऐसा तो डिटेल तो किसी ने डिस्क्राइब किया है ना. ऐसा स्टडी तो किया है उन्होंने. ऐसा बात तो नहीं कि इट इज समबडी हैव इमेजिनरी. तो टैक्सोनॉमी पार्ट में तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा आपको. करेक्ट. अगर जानना है उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जाना है तो आपको डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा. और जहाँ तक इंसेक्ट की बात है तो बटरफ्लाई में लोगों ने बहुत काम किया है, डिटेल में उसको गए हैं. एक्चुअली हर एक का मैंने बोला नहीं आपसे कि कुछ न कुछ इवेंट्स है. जैसे रोडेंट में काम हुआ था जब तक प्लेग था, देखिए रोडेंट में बहुत काम हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया. यानी ऐसा ही है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए. तो रिलेशन से. और प्योरली इफ यू गो फॉर टैक्सोनॉमी देन यू नीड ए कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट ड्राइनेस, कंप्लीट कोई फंडिंग आपको चाहिए जो कि आपको अच्छा फंड करे, तभी आप काम करेंगे. नहीं तो जब तक कोई किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने से साथ रिलेशन नहीं है तो कोई आपको फंड भी नहीं करेगा. करेक्ट. वो तो सही बात.
तो सद्दा आप दूसरे पहलू पे आते हैं कि आप हार्टफुलनेस से कैसे, सहज मार्ग से कैसे जुड़े, कब जुड़े ये इस पूरे जर्नी में? ये तो जिसे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, मुझे तो एक ही स्पिरिट मालूम था जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। वो स्पेलिंग में वैसे ही होती है सही माने में, केमिस्ट्री लैब में। और बिल्कुल मैंने बताया नहीं, बचपन में हम बिल्कुल भी मैं बिल्कुल इसे नहीं था, मतलब ही नहीं था। थोड़ा बहुत जो रिचुअल घर में होता था उसको, मतलब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होते हैं करके, इट इज़ रियली रिवीलिंग टू मी आफ्टर कमिंग टू द सहज मार्ग ओनली। इट वाज फॉर अस इट वाज ऑलमोस्ट सिनोनिम्स। जी जी जी। जहाँ तक मेरी इंट्रेंस है कि मैं हमारे जोशी जी आप जानते हैं, उनकी हमारे परिवार में सबसे पहले वही पूरन चंद जोशी जी वो बने। वो 76 या 75 में बने थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा, तो मैंने कहा यार ये हमारे हिंदुस्तान में ना कई दुकानें हैं, आपने भी एक दाढ़ी वाले को लेकर एक दुकान खोल दी है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है बाबाबाजी होती है हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली। मैंने कहा मैं तो इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे अब मैं बाबूजी के मैसेज जब पढ़ता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली बाबूजी कहते हैं कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, आई मीन इट इज़ आवर चॉइस। सो मुझे लगता है कि शायद उन्हीं का काम होगा, नहीं तो मेरे पास तो ऐसी कोई भी ऐसी न तो क्वालिटी थी, न तो मेरा कोई इंटरेस्ट था, न कुछ था। कैसे उन्होंने ही शायद ड्रैग किया मुझको, मुझे लगता है। क्योंकि पहला मेरा एपिसोड या कहते हैं या हुआ 1978 में। मैं अभ्यासी बना अभ्यासी, इंट्रोड्यूस when बाबूजी's first birthday was celebrated in Bangalore. You know that 1978 in बनशंकरी आश्रम बना मिली था। तो अप्रैल 30th। उस टाइम में मुझे याद है अच्छी तरह, वो वर्डिंग में, मेरी फोटोग्राफ मेरे माइंड में है। इंडियन एक्सप्रेस में होता था 2000 एस्पिरेंट्स ऑफ रामचंद्र मिशन गैदर्ड, बहुत बिग गैदरिंग हुई थी 2000। तो उसमें मैं भी था, मतलब मैं उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे इंट्रोडक्शन डेट 30 अप्रैल ही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस हुआ कि आई वांट टू जॉइन, नथिंग लाइक दैट। मेरे साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ। केशव स्वामी दिल्ली के एक प्रिसेप्टर से, शायद आपको नाम सुना, जी नो मोर। उनसे मेरी बहुत बहस हुई कि आप सब ये गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को। तो खैर उन्होंने मुझे बड़े पेशेंसली हर एक मेरे सवाल का जवाब दिया। अंत में उन्होंने कहा, देखो तुम साइंस में फील्ड में काम कर रहे हो ना, तुम क्या किसी चीज़ को टेस्ट करते हो? मैंने कहा बिल्कुल हम टेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोटोकॉल होता है टेस्ट करने के लिए। उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास भी प्रोटोकॉल है, आप ये प्रोटोकॉल करिए और टेस्ट करिए। मैंने कहा बिल्कुल आपको टेस्ट करूँगा। इस ढंग से सच ए र्यूडली आई बिहेव, आई मीन आई शुड से दैट, कि मैंने ऐसे आपको टेस्ट करने के लिए मैं इसमें ज्वाइन किया मैंने सिस्टम को, और टेस्ट क्या किया, खुद ही ट्रैप हो गया। तो यात्रा यहीं से शुरू हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली 78 की बात है, मैं बेंगलोर से, मैं एक जगह में था तिरुवन्नामलाई, शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो रमना महर्षि का, मेरा उनके बगल में ही मेरा घर था। अरे वाह। हाँ, अरुणाचल के पास। अरुणाचल बिल्कुल वहीं बगल में था, उस पहाड़ के नीचे में रहता। अरे वाह। तो ये भी काम के उस सिलसिले में आप थे? उसमें मलेरिया पर काम किया मैंने। अच्छा। रिवराइन मलेरिया, अच्छा। एक तो अर्बन मलेरिया होता है, रूरल मलेरिया, रिवराइन मलेरिया था, रिवर से रिलेटेड मलेरिया था, जो कि पूरी बेल्ट थी, बहुत ही हाईली, आई मीन इन एंडेमिक एरिया फॉर मलेरिया। बहुत टफ काम था वो भी। तो वो मैं तिरुवन्नामलाई में उस समय कोई भी सहज मार्ग के अभ्यासी वहाँ नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1980। 78 में, हाँ 80 में मैं गया था। तो एक इंसिडेंट मुझे याद है वहाँ का। वहाँ पर क्या होता था कि बैक टायर में हमारे जहाँ ऑफिशियल क्वार्टर्स थे, मतलब गवर्नमेंट के
हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर थे, बीच में फायरिंग होती थी, ये पुलिस की फायरिंग होती थी अरुणाचलम हिल्स के बेस में। अच्छा, रेंज थी उनकी, फायरिंग रेंज थी। अच्छा। तो एक पुलिसमैन ऐसे बात की, वो अरुणाचल की बात कर रहे थे, इनके आश्रम की बात कर रहे थे। मैंने कह रहे तो मुझे सब बकवास लगती है, मुझे कुछ समझ नहीं। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये भूमि है ना, ये भूमि आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ से जो जाएगा ना वो उसको ज़रूर ये आध्यात्मिक भूमि पर असर करेगी। ये सेंटेंस मुझे याद है, लेकिन मैं ऐसे निकल गया उसमें। अब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, ऐसे ही करता था, मतलब प्रैक्टिस क्या मेरी, मैं सोचता था कि मैंने कभी ध्यान तो किया ही नहीं, मैं 10-15 मिनट ध्यान करता था कभी कभी, और वंस ने ब्लू मून क्लीनिंग कर ली, और रात की प्रेयर तो तब करी जब बीवी से झगड़ा हो गया है नहीं। तो ऐसी मेरी प्रैक्टिस थी, और इसको समझ रहा था मैं आई एम मंगल ग्रही मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि किया ही नहीं था। लेकिन इंस्टेंटली क्या हुआ, जब बाबूजी महाराज की महासमाधि हुई तो मुझे जोशी जी ने चिट्ठी भेजी 83 में। उन्होंने बोला कि वो बाबूजी की माँ से, मैंने कहा वो एक दाढ़ी वाला था, ये भी गया हो गया, मतलब दिस ऑल बिकम मठ। हाँ। एक है इंडिया में तो ट्रेडिशन है, गद्दी होती है, गद्दी गया बस हो गया, फिर वो मठ बन गया। यही मेरा मतलब धारणा बन गई। लेकिन जोशी जी का इंस्पिरेशन बहुत अच्छा। उनके फिर दूसरी चिट्ठी आई कि तुम तो नज़दीक रहते हो, चेन्नई में पार्थसारथी राजगोपालाचारी हैं, जो अब जो है प्रेसिडेंट है हमारे इंस्टीट्यूशन के। तो मैंने ठीक है, मैंने पढ़ लिया चिट्ठी, मैं सोच लिया था अब तो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था वहाँ पर, न तो सत्संग होता था न प्रिसेप्टर थे। एक बुक थी मुझे याद है, रियलिटी डॉन, जो मैंने 8 रुपये में खरीदी थी। जी जी जी। एक ही किताब था। आजकल तो क्या है, भंडार है नहीं। तो वो कभी कभी जब मेरी समस्या होती तो मैं उसको रियलिटी डॉन को खोलता था और मेरी प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाती थी। ऐसा कुछ मेरा साथ ऐसी घटनाएं होने लगी थी। और दूसरी घटनाएं क्या होने लगी, जब मेरे ऑफिस से लेकर मेरे रेजिडेंस तक लगभग 7 या 8 इंक्लूडिंग रमन महर्षि आश्रम, 7 या 8 आश्रम मतलब मंदिर थे। मैं अपने कलीग के साथ आ रहा हूँ तो वहाँ साउथ इंडिया में अंदर जूते खोलेंगे, ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे, घटक बैठक करेंगे, और जो है फिर नमस्कार करेंगे। मैं कुछ नहीं करता था। तो मुझे कभी कभी खलता था, यार ये काली देवी का मंदिर है, कि मुझे कर्ज तो नहीं करेगी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मेरे उसमें होने लगा। हाँ। मतलब ये चीज़ वो रियलिटी डॉन और ये चीज़ लगभग ऐसे व्हील कर रही थी, मतलब जिसे कहते हैं मेरे दिमाग में घूम रही थी। इसी चक्कर में क्या हो गया कि हमारा बेंसन एंड हेगड़े, क्रिकेट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, वर्ल्ड सीरीज हुई थी उस टाइम पे, बेंसन एंड हेजेस। हाँ, yes. और हमारी इंडिया फाइनल में आ गई थी। करेक्ट। बड़े रोमांचिक ढंग से। ऑस्ट्रेलिया को खेला था ना फाइनल? नहीं, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। हाँ, और वेस्ट इंडीज को बड़े मुझे याद है रवि शास्त्री को आउडी मिली थी उसमें, चैंपियन ऑफ चैंपियंस उसको। करेक्ट। और पूरी टीम, वो तस्वीर मुझे याद है कि पूरी टीम स्टेडियम के चक्कर उस गाड़ी पे बैठ के उन्होंने काटे। यस बड़ा मशहूर था। वो क्या हुआ, बड़े मतलब इंडिया के चांस ही नहीं थे, क्योंकि वो फाइनल में पहुंची। तो मेरा एक दोस्त था चेन्नई में, वो हमारे हाउसिंग बोर्ड में हमारे साथ रहता था पहले, तिरुवन्नामलई में। वो चेन्नई में आ गया था। उसने मुझे पोस्ट कार्ड भेजा, भाई फाइनल मैच देखना है तो मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, अरे वाह, मेरे वहाँ आ जाना तुम। ये मुझे उसने फाइनल डेट भेजा। मुझे शाम को ऐसे बात कर रहे थे क्रिकेट, रात को मैं सोची, मैंने कहा यार फाइनल मैच देख लाऊं। और ये पार्थसारथी राजगोपाल करके 19 गायत्री करके आया है, इसको भी जरा, ये रही तेरी काली कमरी ना, कृष्ण भगवान का नहीं है, सूरदास का नहीं है जी जी जी, ये ब्लैक कमरी तेरी है, तेरे जाके मैं अब टाटा भाई भाई इसको भी कर आता हूँ, यार बहुत परेशान कर रही है। ऐसा मन में मुझे ये मंदिर वाला और, तो मैं आपको यकीन नहीं है, रात को 2 बजे उठा। मिसेज कहने लगी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वो चेन्नई में जब मैच देखने जा रहा हूँ, ऐसा करके। वो भी क्या बड़ कुछ कर रही थी, मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने स्कूटर दबाया, सीधे बस स्टैंड गया, बस स्टैंड बस पकड़ी, चेन्नई पहुँचा। मैं कहा पहले जो है ये राजगोपालाचारी का कंटक काटता हूँ, फिर मैच देखूँगा करके। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबूजी ने, आई रिमेंबर द वे ही राइट्स नो, इन एक एक शब्द उनके, एक एक लाइन जो है, इट इज़ 100% ट्रू। मेरा अपना सा एक्सपीरियंस बता। तो
आपको यकीन नहीं होगा, उसमें तमिल भी मुझे उतनी आती थी। तो मैं बस 122 बस होती थी, मुझे याद है, चेन्नई के लिए। मैं चेन्नई के बहुत नज़दीक आ रहा था, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जाना था, वो आर्मी का इलाका है जहाँ मेरे दोस्त का नाम भूल गया मैं, बहुत दूर है वो। अच्छा, उसने मुझसे कहा था सिटी से बहुत दूर है। अच्छा अच्छा, तो मुझे वहाँ से बस लेनी पड़ेगी बहुत दूर के। अब मैं समझ रहा कहाँ उतरूँ, चेन्नई लोग नज़दीक आ गए थे। मैंने बगल में से पूछा, मुझे वो कहने लगा ये तो बहुत दूर है, आप भला वहाँ जाके। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे यहाँ जाना है, श्री राम नगर गायत्री पे इधर जाना है। देन डोंट गो देयर। फॉर्चुनेटली अंग्रेजी बोलने वाला मिल गया मुझको बगल में। वो भी कुछ ही समय, चेन्नई आने से पहले चेंज हुआ, उससे पहले कोई और बैठा था। अच्छा अच्छा, उससे पहले तमिल बैठे थे, वो समझ में नहीं आया। मैं चलने ऐसे कहते, मुझे बिल्कुल तमिल नहीं आती थी उस समय। उसने कहा आप ब्रदर, नहीं ब्रदर तो मेरे मुँह से आ जाता है, आप जो है डोंट गो देयर, गेट डाउन ऑन द वे। मुझे एक जगह पर उसने बताया तुम यहाँ उतर जाओ। ठीक है, उसके कहने में फेथफुली उतर गया। मुझे टाइम, क्योंकि मुझे तो मैच देखना था फटाफट। बिल्कुल। मैं लगभग 7:30 या 8 बजे के लगभग मुझे समय वहाँ पर उतरा। तो फिर वहाँ फिर मैंने किसी को बताया कि वो अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाए, उसको दिखाया 19 गायत्री कहाँ है। उन्होंने कहा नहीं यू आर रॉन्ग साइड, यू गो दैट साइड। वो मिला, वो वहाँ गया, जहाँ से मैं वहाँ पर अभी थोड़ी देर खड़ा भी नहीं हुआ था, फिर एक कोई सूट केस में पहने हुए, ब्रीफ केस जैसे होता है। मैंने कहा तो अच्छा आदमी लग रहा है। मैंने कहा भैया ये बता, ही डोंट वरी, आई विल ड्रॉप यू देयर, आई एम गोइंग देयर ओनली। अरे वाह। तो वो मुझे गायत्री के गेट तक छोड़ गया। अरे वाह। और वहाँ से मैं जब गायत्री खुला तो वहाँ देखा, तो वहाँ सत्संग, संडे का सत्संग था। वो सत्संग से बहुत लोग बाहर आ रहे थे, भीड़ हो रही थी। अब मैं देखता, मैंने कहा यार ये तो, और मेरे पास तो बैच भी नहीं था, मैं बिना बैच के ही गया था, मतलब सारे लोग बैच पहने। उसमें मुझे कुछ शक लगा कि ये जो है यार गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैं इतने सवाल मैंने इकट्ठा कर रखे थे। मैंने कहा प्रेसिडेंट को तो बहुत देखे, प्रेसिडेंट, इस प्रेसिडेंट को भी देखता हूँ मैं। तो आप पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, सवाल, बहुत सवाल, मेनली साइंस से रिलेटेड। और ये क्यों हो रहा है, मेनली मेरा क्वेश्चन था कि कहीं भी इसकी आप लॉरिएट हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, या अच्छे लिटरेचर में, उनको आप फॉलो कीजिए। ये सब गुरुपंथी क्या है, खाली जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है उसके बारे में आप कहते हैं मैं गुरु हूँ, ये स्पिरिट है, ये है, वो है, कह रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसा करके मेरे कई सवाल थे उनके। इस सवाल का मेरे पास भंडार था, मतलब आई विल मेक हिम ब्लंट, ऐसा मेरा इरादा था। You had gone to test him. Yes. Not only to clarify and tell him that what you are doing, Babuji गए, he has gone, he has finished his work was finished. Then you have become now so unnecessary. आप ये सब छोड़िए, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। हाँ। ये मैं उनको उपदेश देने और प्रूफ करने जा रहा था कि साइंस जो है यहाँ पर क्लियर करता है। तो आपने तो आप देखिए रियली मार्मिक है मेरा वो। तो मैं वहाँ लोग आ रहे थे, मैं फिर किसी को मैंने, एक कन्नन भैया जो हमारे संस्कृत के कन्नन है ना, संस्कृत कन्नन कहते हैं, बालासुब्रमण्यम, वो मैंने 83 में देखा था उनको, वहाँ बेंगलोर में देखा था। तो मिल गया, मैंने कहा भाई आई वांट टू मीट पार्थसारथी राजगोपालाचारी। हाँ, यस यू कैन मीट हिम। मैंने कहा नो, आई हैव सम अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क क्या था मुझे? मैच देखना। तो बोले, मैं उससे पूछा, मैंने कहा ही इज ए प्रेसिडेंट नो? मैंने कहा क्या पता है, यहाँ राजगोपालाचारी बहुत होते हैं। यस 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 ही इज प्रेसिडेंट। बोले, मैंने कहा ठीक है तब तो प्रेसिडेंट तो है, तो सही है, यही आदमी है। तो मैं बाहर बैठा रहा, थोड़ी देर में कोई नहीं है, फिर भीड़ भी कम हो गई। अब 3 या 4 लोग वहाँ पर रखे थे, उसमें ज़्यादा हिंदी लोग थे। हम उनके पर कॉरिडोर में, जहाँ पर उनका वो था ना रॉकिंग, एक चेयर रखी थी। हाँ। चेयर रखी थी, झूला तो बरामदा, एक चेयर रहती थी, वो इसमें बैठते थे, रॉकिंग चेयर कहते, बड़े मजे से। तो थोड़ी देर में हुआ नहीं, मैं तो मैच का टाइम हो रहा। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा उन्होंने खोला, बाहर ऐसे देखा, फिर अंदर चले गए। आई सॉ हिम। मुझे तो हुआ कि यार ये फिर अंदर भाग। फिर मैंने पूछा भाई ये यहाँ पर बैठते हैं? हाँ, क्योंकि वो लोग चेयर के चारों ओर बैठे थे, 5-6 लोग। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि मैंने कहा अब तो खैर चेयर में आने वाले हैं, मैं अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा था।
क्वेश्चन ही नहीं आ रहे मेरे, क्वेश्चन गायब होने लगे मेरे दिमाग में। कितना ही याद कर रहा हूँ, मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, सोच रहा था ये, अरे मैंने कहा क्या हो रहा है, मैं मतलब अंदर अंदर ही कुछ घबराने से लगा मैं। मुझे याद है कि वो कहते थे रामायण में नहीं कहते कि बाली से पास जो आता था उसके आधा पावर वो ले लेता था। मेरी लगभग कंडीशन ऐसी थी उसमें। मेरा दिमाग से वो क्वेश्चन मतलब मुझे लग रहा है कि है, लेकिन वो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। वाह। ये मेरा द्वंद अंदर चला था। उसी समय वो ढाक से आ गए, साहब आए और चेयर में बैठे थे। हाँ भाई ऐसा कुछ लाइटली, और अल्लाह के लिए चारों ओर से हिंदी वाले थे। अब मैं ज़मीन बैठा था फ्लोर में। फिर भी मैं वो याद कर रहा था कि कोई तो क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने पूछना है मुझको। बिल्कुल ही ब्लंट हो गया मैं, बिल्कुल ब्लंट हो गया, ज़मीन ही मेरे से निकल गई ऐसा मुझे लगा। एंड इंसिडेंटली ही टर्न टुवर्ड्स मी, और उनका तो जैसे आईज ना कैसे गजब थी ना, वो आंखें यहाँ पर रख के, यस व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अरे मैंने कहा मेरे मुझे वो प्रॉब्लम क्या, मेरे क्वेश्चन एक भी नहीं मेरा। मैंने बोला उनको मेडिटेशन अनेबल टू डू करेक्टली, ऐसा मैंने उल्टा सीधा ऐसे बोला जो मेरा क्वेश्चन ही नहीं था। एंड जस्ट लाइक कंप्यूटर में आप डालते हैं ना, अब तो बहुत कंप्यूटर प्ले करते हैं, जैसे फट से का तो की में आंसर आता है, इमीडिएटली ही आंसर। मेरा सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था, यस यू पीपल वांट टू हील अप विदाउट टेकिंग द ड्रग्स, दैट वाज हिज आंसर। यू पीपल वांट टू हील अप विदाउट टेकिंग द ड्रग्स, ये उनका आंसर था। मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं, मैं तो दूसरी दुनिया में हो गया एकदम से, मेरे क्वेश्चन गायब हो गए। तो ही रियलाइज दैट आई एम बिकम एबनॉर्मल। तो कुछ नहीं बोला मुझे, हाँ बैठो 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 बैठो, मैं बैठा ही था, मैंने से बैठो बैठो। हाँ भाई चाय नहीं आ रही है बेटा, थोड़ी देर में मामी चाय लेके आ गई, और फिर मुझे चाय पी। ऐसे फिर दोबारा मेरी ओर देखा, वो स्वामी, वो हमारे तंजावुर के प्रिसेप्टर थे, मुझे थे, उनको बुलाया, ये और के सिटिंग पड़ गया, तमिल बोला, इनको सिटिंग दो। मैं कहा यार ये तो फंस गया मैं, अब क्या करूं, अब मना भी नहीं कर सकता हूँ, और मैच देखना था, मैच देखना है। अब उन्होंने मुझे अंदर ले गए, अंदर वाले ड्राइंग रूम में गए। फिर अलग एक कमरा था, आपने गायत्री का देखा, और दूसरा कमरा, सिटिंग अलग वहाँ होती जी 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 जी, और उसमें बढ़िया से कारपेट होता है। तो मुझस्वामी ने आया, कारपेट को अनरोल किया, हम ब्रदर बैठो कहा, मैं फटाक से बैठ गया जल्दी से, और सिटिंग स्टार्ट करी, सिटिंग ख़त्म ही नहीं हुई। मैं थोड़ी देर में ऐसे आंख टेढ़ी करके देखा भी, मैंने कहा ये तो नहीं कहे सुने, देखा वो उनकी आंख बंद थी, मैंने फिर आंख बंद कर ली। 45 या 48 मिनट की सिटिंग थी, इतनी लंबी सिटिंग थी वो। उन्होंने डेट्स ऑल कहा तो मुझे बहुत ही मैंने कहा यस। थोड़ी देर बाद उन्होंने आँख को बोली, यस ब्रदर हाउ डू यू फील। मैं कहा क्या फील क्या करूँ, मैंने कहा नो जस्ट समथिंग लॉट ऑफ थॉट्स, यस एंड दैट इज़ नॉर्मल थिंग यू नो दैट। वो बोलने लगे, अब मुझे हो रही है कैसे ये बंद करें तो मैं जाऊं। बोले देखो वन एस्पेक्ट इन अवर सिस्टम इज क्लीनिंग इज देयर, दैट हैज़ टू बी लिटिल बिट गिवन मोर अटेंशन। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर नॉट डूइंग, बट जस्ट मेक इट मोर अटेंशन इन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। यस ओके सर। मुझे तो ये कब उठे, अब टिकट्स के हम तो पहाड़ी हुए ना, साथ तो नहीं लगता कि उनको बदतमीजी से उठ मैं खड़े हो जाऊं। फिर वो खड़े हुए, तो जैसे खड़े मैंने कारपेट को रोल करना शुरू कर दिया, रोल किया, साइड में रख दिया उसको, थैंक यू वेरी मच कहा। दरवाज़ा खोला, देखा तो वहाँ कलर टीवी में मैच चल रहा है। अरे फिर मैं तो वहीं पे बैठ गया, बदतमीजी जिसे कहते हैं, एटिकेट्स ही नहीं, न मुझे कहा बैठने के लिए, न कुछ कहा। बस साहब आए, मैच स्टार्ट हो के शायद 15-20 मिनट भी नहीं हुए थे, ये सिर्फ इंडिया विल विन ऐसा करके चले गए। अपने ऊपर कमरे में टाइप की आवाज़ में सुन रहा था, टक 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 टक, वो टाइप करते थे ना लेटर भी। बस क्या वहाँ पर लंच हुआ तो हमें लंच, वहाँ टी हुई तो हमें टी,
पूरा मैच देखा, इंडिया जीता, वो आपने देखी, उसमें वो शिवा रामाकृष्णा और वो बच्चे दो बड़े बॉलिंग करी। एंड हुआ तो एक मैं उनके क्लोज रिलेटिव है, शायद वो नहीं रहे अभी, यंग, वो 2-3 ही हम यंग लोग थे वहाँ पर, और थोड़ी देर सब लोग चले गए थे, बाकी मैच खत्म सभी चले गए। मैं लास्ट में फिर, अब मैंने कहा यार इतनी तो बदतमीजी कर दी, कम से कम एक बैच तो ले लूँ, मेरे पास बैच भी नहीं था। तो कॉरिडोर में वहाँ से रोम से बाहर आके मैंने कहा सर आई नीड बैच। यस गो इनसाइड फ्रॉम माय वाइफ यू आस्क हिम, ऐसे बोले, अंग्रेजी में बोले, तब तक तो हिंदी बोलते थे। अंदर क्या, मैं किचन में गया, वहाँ भी नहीं थे, जहाँ हमें खाना मिला था वो भी मामी थी नहीं। मैं फिर घूम के फिर बाहर आया, मैंने कहा सर नोबडी इज देयर, ओके कम विद मी। अंदर गए, वो टेलीफोन था, पहले टेलीफोन उस टाइम के टेलीफोन था, उसके बगल में एक डब्बा रहता, मुझे अच्छी से याद, डब्बा आया, डब्बे से उन्होंने कहा बैन कहा गिव मी 5 रुपीज़। मैंने 5 रुपये दिए और उन्होंने बैज मुझे दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई वाज इन टीयर्स। उनके दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट आई टच हिज फीट, और मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं ही रियलाइज आई थिंक माई कंडीशन इज कम आउट, आई विल ड्रॉप यू अप टू बस स्टैंड, ऐसे बोले। तो मुझे फिर एक कार्ड दिया, बोले ये मैसूर में फंक्शन है, आप सैटरडे संडे तो लीव होती है ना? नहीं, यस सर, टेक 2 days लीव, कम देयर, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम डोंट गेट डाउन देयर, दिस बस स्टॉप। ये करके मुझे पूरी ज्योग्राफी दी और मुझे डिपार्चर कर दिया। सो दैट वाज माई, जो कहते हैं डिरेल्ड मेरी इंजन था। सो व्हाट यू कॉल आध्यात्मिकता कहो, फिर अब तो आप कहूँगा, उस समय तो मुझे आध्यात्मिकता मालूम ही नहीं थी। डिरेल को उन्होंने ट्रैक में रखा। सो दैट वाज द, वही मेरा वो, और आज मेरा प्रैक्टिस टर्निंग पॉइंट था। तो मतलब जो उन्होंने कहा ना, यू पीपल वांट टू हील अप विदाउट टेकिंग ड्रग्स, मैं बस में जब बैठा तब मेरे दिमाग में, हाँ यार वो पीला पन्ना मिला था, एक पीला पन्ना मिलता था। अब उस ज़माने में पीला सा पन्ना होता था, उसमें एक अंग्रेजी में तो हिंदी में प्रैक्टिस लिखे, प्रेयर होती थी। अच्छा। हाँ, प्रेयर होती थी, मॉर्निंग मेडिटेशन, फिर इवनिंग क्लीनिंग होती थी, रात की प्रेयर करके अंग्रेजी और हिंदी में मिलता था। वो अगर ज़्यादा फोल्ड करो तो फट जाता था, वो ऐसा पेपर था वो। तब मुझे वो रियलिटी डॉन के साथ 78 में मुझे दिया था वो। तब मुझे याद आया यार वो ही टैबलेट्स हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन वही है। बहुत बढ़िया। तो आपने दोस्त को फिर फ़ोन किया कि नहीं, जिसके साथ मैच देखना था? कहाँ, मैं तो जब मैं फ़ोन, उसमें फ़ोन कहाँ था? हाँ, उस टाइम फ़ोन तो पब्लिक था। फिर जब तिरुवन्नामलाई पहुँचा तब मैंने उसको चिट्ठी भेज दी, शायद तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन मैंने कलर टीवी में वो रोमांटिक था वो, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस। मतलब मेरी फोटोग्राफी है मेरे मन, अभी मैं आई कैन डिस्क्राइब। मैं अच्छा पेंटर होता तो मैं पेंट भी कर सकता हूँ। इतनी सीढ़ियाँ थी, ये कॉरिडोर, यहाँ पर बैठते थे। पुरानी फोटो में देखता हूँ उनकी, उसमें बैठी हुई दीवार मुझे याद आ जाती, उसी दीवार में मैं बैठा था पहले। अमेजिंग थी। तो यही, फिर वही उस टैबलेट को फिर मैं अभी भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाद में हमने कई कहानी सुनते हैं ना सहज मार्ग में, लोगों के बारे में, कुछ अभ्यासी लोगों की बातें, और जब बाबूजी का मतलब वो हुआ और चारी जी के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हुई। मेरा कन्विक्शन है, ये अपना पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर सहज मार्ग में आदमी करे तो ही विल हैव नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चन अबाउट सिस्टम, नो क्वेश्चन अबाउट द गुरु, नो क्वेश्चन अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। कुछ नहीं होगा अगर प्रैक्टिस करे तो। कि मैं अनाड़ी आदमी जो कुछ भी नहीं करता था, जब मैंने प्रैक्टिस करना कुछ शुरू हुआ तो मुझे डार्विन थ्योरी समझ में आई, इवोल्यूशन समझ में आया। आखिर मेरा क्वेश्चन क्या था कि बेवकूफ़ी थी, क्योंकि डार्विन के पास क्या प्रॉब्लम थी उस समय, जिसमें डार्विन ने थ्योरी ऑफ सक्सेशन पब्लिश की थी, अभी भी वो प्रोफाउंड है, अभी भी लोग मानते हैं उसको,
जो हमारी जियोलॉजी में हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो उसके सीनियरिटी के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम, उनको कोई जेनेटिक सपोर्ट नहीं था। जेनेटिक्स कहीं यूरोप में काम कर रहे थे, और कोई अगर उनको कनेक्शन होता तो डार्विन अपनी थ्योरी को बदलते। वो सोचते नहीं, इवोल्यूशन में ये नहीं है, इवोल्यूशन में जीन्स का पार्ट है और कोई और पार्ट भी है जो कि नेसेसरी है। उसने तो भगवान का कहीं नाम ही नहीं लिया, स्पिरिचुअल नाम ही नहीं लिया, और हर एक क्लास को प्रूव किया उन्होंने। ऐसे बर्ड से लेकर आप रेप्टाइल से लेकर इसमें शिफ्ट करेंगे तो एक एनिमल है जो दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे हमारे चिंपैंजी के साथ कैरेक्टर मिलता है, तो उसने सारे प्रूव किए हैं। तो ऐसा उसके पास जेनेटिक कोई सपोर्ट नहीं था, स्पिरिचुअल मतलब साइटोजेनेटिक्स का कुछ भी नहीं था। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको ये इवोल्यूशन मालूम होता कि उसने इवोल्यूशन जब कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्रॉम सिंगल सेल एनिमल से हम इतने बड़े एनिमल बन गए हैं, तो क्यों इवोल्यूशन स्टॉप हो गया? दैट स्पिरिचुअली ओनली टेल्स द इवोल्यूशन नेवर स्टॉप्स, वी आर इवॉल्विंग, सो वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग, दैट ओनली कैन बी प्रूव बाय द स्पिरिचुअलिटी ओनली। ये मेरे जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तब मेरे समझ में आया, बेटा तू बेवकूफ़ था, साइंस तेरे दिमाग में हेड में। बाबूजी ने कहा ना वो कहानी है, कहते वो रियल में कहानी है। अगर आप बिना आध्यात्मिकता को रिलेट, इवोल्यूशन को, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को रिलेट किए बिना ही साइंस में जाएंगे तो आप फेल ही होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ है आपका, कहाँ गया आदमी। फिर आदमी चले जाता है तो कहाँ जाता है, आखिर किधर जाता है? बॉडी चले जाती है तो क्या चीज़ बाहर जाती है, ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? तो मेरा तो यही मानना है कि जो 3 टैबलेट दिए हैं वो रेगुलर से खाने चाहिए, चाहे किसी को। तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस डेडिकेटेडली आपने करी उसके बाद? हाँ, डेडिकेटली मतलब सभी उन्होंने ही कराया। फिर वो फंक्शन में मुझे बुलाया था मैसूर में, मेरे पास किताबें जितने पैसे थे उतनी मैंने किताब खरीद ली, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। मुझे यही ज्ञान नहीं रहा कि मुझे वापस जाने के लिए भी पैसे रखने हैं। अच्छा, मैसूर में हाँ, उस समय क्या होता था आपको मालूम है, नैनीताल में शायद मनाते थे हम, फाउंडर्स डे होता था। जी जी, सेंटर का फाउंडर्स डे। जी जी जी। तो मैसूर का फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन था। अच्छा। हाँ, उसमें सारी जाए थे, कस्तूरबी सिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी, वो भी एक तो आप उस टाइम तिरुवन्नमलाई थे? मैं तिरुवन्नमलाई में था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मैसूर गए? हाँ, मैसूर वहाँ से गया, वह एग्जैक्टली जैसे ही हुआ, वो जैसे उन्होंने कहा था 2 दिन की छुट्टी लेके गया, ऐसा ही हुआ, वैसे मैंने किया। वो भी बड़े मजे की है। फंक्शन तो ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए, वो जिस कल्याण मंडप में भंगा, अब मैं भी शाम को उनके साथ कुछ ही लोग बैठे थे, अब मैं कह रहा था यार इन्होंने कहा 2 दिन की छुट्टी लेके आना, ये तो सब खत्म हो गया, अभी तो 2 दिन की छुट्टी पड़ी है, सैटरडे संडे बचे हैं, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। मैं भी, सब लोग जा रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि अब मैं भी जाऊँ। फिर अब हम बैठे, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने थोड़ी देर बाद यस व्हाट इज़ योर प्रोग्राम ऐसे बोले। मैंने सर सब जा रहे हैं, तो आई टोल्ड यू टेक 2 days लीव, टेकन लीव, यस नो। उन्हें मालूम है इसके पास जितने भी पैसे शायद ख़त्म कर दिए इसने, किताब भी खरीद ली। एक रामास्वामी तिरुपुर के थे, उसमें तिरुपुर में कोई प्रिसेप्टर नहीं था उस ज़माने में। उन्होंने उससे कहा टेक हिम, उनको सब लेकर बंगलोर आना और आप उनके साथ रहना, ऐसा करके तमिल में उनको बोला। मुझे इतना ज़्यादा तमिल मालूम नहीं थी, बस उनको तो साहब ने इंस्ट्रक्शन, वो तो मेरे पीछे, ब्रदर मैं अब टॉयलेट भी जाऊँ, कहाँ जा रहे हैं आप? कहेंगे हाँ मेरे साथ चलना है आपको, ठीक है सर। जहाँ जाए वहाँ गए तो वहाँ गोदन रामन जी का घर बना था, उनका घर का इनॉग्रेशन था, वहाँ फंक्शन हुआ, वहाँ सिटिंग दी बेंगलोर में। फिर बनन शंकरी आए, सब रामास्वामी मेरे पीछे, मेरे पास मुझे तिरुवन्नमलाई का टिकट, बस का टिकट कटा के भेज के गए। अरे वाह। तो आप वापस घर पहुँचे? तब बस घर पहुँचा। तो अब जब आप देखते हैं आपका साइंटिस्ट माइंड, एक साइंटिस्ट आउटलुक जो है, अभी भी वो आउटलुक तो आपका है, यूर अ साइंटिस्ट बाय ट्रेड। साइंटिस्ट मत कहिए, रिसर्च वर्कर। साइंटिस्ट है बहुत ही बड़ा वर्ड है। सो आपको क्या लगता है कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं आप, क्या एक्सप्लेन करते हैं आप, अगर आपको यंग तिवारी जी आज मिले, सद्दा मिले, यंगस्टर किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता था, जो किसी चीज़ को ये सब गुरुडम और ये सब सोचता था बस दुकानें हैं खोल रखी, तो अगर वो आपको आज मिले तो आप उनसे क्या कहोगे कि
कैसे होता है ये सब, क्या होता है? सबसे पहला तो मैं कहूँगा, मतलब मैं जो जनरली मैं लोगों को, जो यंग, स्पेशली यंग लोगों से मुझे जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने दिन याद आते हैं कि शायद मैंने पहले ज्वाइन कर लिया होता, प्रैक्टिस कर ली होती 78 से, तो मैं तो पता नहीं बाबूजी के साथ देखता, ये होता कई, मतलब आई फील दैट आई लॉस्ट दिस। तो पहली बात तो मैं ये उनसे कहता हूँ, देखो आप एक इनिशियल लेवल पर, जिसे कहते हैं, हमारे हिंदी में तो विश्वास ही शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में एक ट्रस्ट है, एक फेथ है। तो इनिशियल आप पहले इस बात, जो इस सिस्टम के बारे में जो भी आप सुने, जो मैं कहने जा रहा हूँ, उस पर एक ट्रस्ट लेवल पर रखिए। ट्रस्ट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम ऑलवेज राइट एप्लीकेशन लिखते हैं, यूअर्स फेथफुल इन इट, हम कभी फेथफुल नहीं होते गवर्नमेंट के लिए, है नहीं? तो ऑलवेज राइट इट, बट हमें क्या एक ट्रस्ट है कि भैया मैंने पहली तारीख से ज्वाइन किया है, 30th को मुझे सैलरी मिलेगी। दैट ट्रस्ट इज देन ओनली वी ज्वाइन ना। सो द इनिशियल लेवल आपको इसमें पहले ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड, मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, मेरी बात पे विश्वास मानो कि यू फील यूर सेल्फ वेरी लकी पर्सन, जो तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका आप सदुपयोग करना। अब क्यों करना? आई इमीडिएटली टेल माई स्टोरी। मैं ऐसा था, ऐसा निर्गुण आदमी था, और मुझे ऐसा था, और मैं यंग एज में जो 5 साल मैंने लूज किए हैं, आप ऐसा मत करना। ये मैं आपको, ये इस बात पे विश्वास रखिए। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, ये एब्सोल्युटली साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, एब्सोल्युटली साइंस। इसमें अगर आप साइंस पढ़े हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने कहा ये एब्सोल्युटली साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप 0.01% भी मत समझिएगा कि कोई फिलॉसफी है या कोई हाइपोथेसिस है। इट इज़ ए प्रूवन प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन। बाकी अब आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। एंड इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल टू लीड द लाइफ। आप मुझसे पूछेंगे, मेरा प्रोमिनेंट सेंटेंस है ये, आप मुझसे पूछेंगे आप 40 साल से इस सिस्टम में आपको क्या मिला? आई हैव गॉट ओनली वन सेंटेंस, दैट आई एन्जॉयड द लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई डिफ़िकल्टीज आई हैं, मुझे प्रॉब्लम आई हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें भी मैंने एंजॉय किया। दैट इज़ द ओनली माई अचीवमेंट। मुझे, और आई डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी और दिस दैट ऑन एडवांसमेंट और व्हाट यू कॉल स्टेजेस, ऑल पीपल call it in different Mahatma, all sort of things, I don't know, but I really enjoyed the life. यही मैं उनको समझाता हूँ। और जनरली अभी तक मेरा अनुभव है कि यंग पीपल अप्रिशिएट दिस। बिल्कुल बिल्कुल। सदा 1.5 घंटा हो गया है। बाबा थैंक यू। एंड बट फिर भी अभी बहुत सी बातें बाकी रह गई हैं, मतलब आपका अनुभव ट्रेनर के रूप में, इस रूप में बहुत सी बातें, सतखोल के बारे में भी बात करेंगे, तो किसी और दिन भी बैठेंगे ज़रूर। और बहुत ही अच्छा लगा आपने जो अनुभव आपने शेयर किए, इट्स सो इंस्पिरेशनल, इट्स रियली एन इंस्पिरेशनल जर्नी। पता नहीं मैं आप बीती है तो आप बीती सुनाई मैंने, क्या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता ही नहीं लगा 1.5 घंटा बीत गया। आप बता रहे हैं तो एनीवे मज़ा आ गया, बहुत ही अमेजिंग। तो ये थी मेरी मुलाकात डॉक्टर सतीश तिवारी या सत्ता के साथ। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप स्पॉटिफाई पे कान्हा कास्ट चैनल पे भी जा सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for listening. This is Hill Dog signing off. Namaste and woof woof.